हेलो। ऑडियो जा रही है सभी को? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। आयु। ओके ओके, बस स्टार्ट करते हैं। आ जाएं सभी लोग। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज जा रही मनीष? यस यस सर। यस। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सो आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट है। लास्ट टाइम हम लोग एक इंट्रोडक्शन बस लिया था। तो अभी जो हम लोग टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, कंप्लीट कवर करते हैं क्या है कैसे है, एंड कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को यहाँ पे कवर करना है। सब चीज हम लोगों ने डे वन के सेशन में इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था। तो आज हम लोग फाइनल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और वीडियो सभी लोग ऑफ कर लें अभी, और अपने जिस नेम से इंक्वायरी लिया उसी नेम से रजिस्टर करेंगे। और एक चीज और है, जिन लोगों ने गूगल फॉर्म्स वो सबमिट किया है, उसमें से स्नैपचैट और फेसबुक की प्रोफाइल की फोटो किसने भेजा है? उसके अंदर तीन चार लोग हैं। तो वो कोई फोटो आईडी प्रूफ होता है। कहीं एचआर या कंपनी ऐसे ही मांगेगा तो आप उसमें स्नैपचैट और इंस्टाग्राम की फोटो प्रोफाइल उठा के ऐसे ही स्नैपशॉट लेके भेजेंगे, करेक्ट करेंगे उसको, है ना? ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। सो पहला टॉपिक हमारा है कंप्यूटर हार्डवेयर, एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों कवर करने वाले हैं। एंड इन दोनों के साथ भी हम लोग काफी एडवांस में कुछ चीजें कवर करने वाले हैं, लाइक लाइनेक्स के अंदर पैकेज मैनेजर, सिक्योरिटी पॉलिसी, सिस्टम सर्विसेज एंड मेनी थिंग्स। ऐसे ही हम लोग विंडोज इन्वायरमेंट को कवर करेंगे। थर्ड पे हम लोग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कवर करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देन नेटवर्किंग स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग में बहुत इजी टॉपिक है, बट आगे जैसे ही आप चलते जाएंगे, जो आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए तैयारी कर रहे हो, या एक 1 मंथ 40-50 डेज के अंदर ट्रेनिंग के बाद आप जो जॉब करने जा रहे हो, उसके लिए पूरी तरीके से सिलेबस डिजाइन किया गया है। 110% अगर अच्छे से आप डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं तो जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी कोई प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं और फंडामेंटल उनको क्लियर करना है, तो बहुत डीप में उनका फंडामेंटल विथ लैब क्लियर होने वाला है, राइट? तो ये कोर्स जो है, अभी जो भी यहाँ पे नेटवर्किंग हार्डवेयर है, सिक्योरिटी काफी अच्छे से मैंने वर्चुअलाइजेशन ये सब दिया हुआ है। ये आप कोई भी आगे कोर्स करने जाओ एडवांस लेवल का, सब जगह ये आपको हेल्प करने वाला है। सभी बड़े टॉपिक या सभी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो बेस है आपका, बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा, राइट? तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर से। ओके, एडिशनल कोई अभी टॉपिक तो स्टार्ट नहीं हुआ, बट अगर किसी को एडिशनल कुछ क्वेरी है तो पूछ सकता है, कुछ भी अभी सर ऑफ सर टॉपिक है। रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल होगा इनका? हाँ, बोला गया है ना, जो डिटेल्स आप लोगों को बोल दिया गया है कमेंट में, चैट में, जहाँ कहीं भी, उसको एक बार अच्छे से हमारे मैसेजेस को जरूर पढ़ें। क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि फालतू मैसेजेस कर रहे हैं ना। तो सभी लोगों को, अगर कोई भी मैसेज आपके व्हाट्सएप पे जाता है तो उसको जरूर पढ़ेंगे। अदरवाइज आप वही चीज कंफर्मेशन करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, राइट? तो बेटर है कि आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, सब चीज मिलेगा। एंड जो मैसेज में आप लोगों ने कम्युनिकेशन किया उसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें सब डिटेल में है क्या क्या मिलने वाला है, कैसे कैसे, राइट? क्योंकि
2-3 लोग मिलके कुछ चीजें डिजाइन करते हैं, तो अब उसमें जो जो चीजें होती है ना, वो पूरा प्रोसीजर एक बार मैसेज टाइप कर दिया जाता है, वही सबको फॉरवर्ड किया जाता है। तो अब मैं यहाँ पे कमेंट करूंगा तो कुछ और में भी हो जाए, तो थोड़ा सा इसको देखना होता है। समझ रहे हैं मनीष? बाकी रिकॉर्डेड तो कंफर्म है, आपको मिलेगा। ओके। यस सर, यस हम्म। सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर, बहुत ही छोटा सब्जेक्ट, इसको मत समझना, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारे लोग यहाँ से भी वापस आते हैं। और जब आप सर्वर की पढ़ाई करते हो ना, चाहे वो नेटवर्किंग के हार्डवेयर की बात हो या सर्वर लेवल के हार्डवेयर की बात हो, तो वहाँ पे कंप्यूटर आइडेंटिफिकेशन जो कंपोनेंट्स के होते हैं, अनदर जितने भी होते हैं, उनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, आप ये जो डिवाइस देख रहे हो, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? आप लोग थोड़ा आइडेंटिफाई करो, इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। 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 और चिपसेट। चिपसेट। और थोड़ा बहुत आंसर जो भी है गलत सही, ऐसा नहीं है कि सही आंसर करना है, जो आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको आंसर करो एटलीस्ट। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, नहीं, दिस वन कंपोनेंट, दिस ये विच वाला मैंने मार्क किया हुआ है, दिस। देखो। ओके ओके ओके, दिस इज चिपसेट में भी, ये चिपसेट है। चिपसेट है। ओके, तो ऐसे ही, मतलब देखा आपने, एक छोटा टॉपिक है, बट मैं सोच रहा था सभी लोग आंसर करेंगे, बट सभी का आंसर नहीं मिला। प्रोसेसर है ये, ठीक है। सिंपल, ये एक चिप है। और बाकी इसको सेमीकंडक्टर और बहुत सारे ऐसे उसमें टेक्निकल वे से जाना जाता है। तो एज अ आप चिप बोल सकते हो, प्रोसेसर बोल रहे हो वो भी सही है। ओके, एज अ प्रोसेसर के फंक्शन के टाइप ये यूज किया जाता है, बट ये प्रोसेसर नहीं है। जो फंक्शन यूज करता है प्रोसेसर, वो इसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, इसको आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं। तो बट इसको एज अ चिप बोल सकते हो, चिपसेट बोल सकते हो, सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो, एज अ प्रोसेसर चिप भी बोल सकते हो, है ना? तो ये सारी चीजें होती है, क्योंकि जो स्मॉल डिवाइसेस होती हैं लाइक मोबाइल वगैरह, उसमें ऐसे ही अनिल आपका आ जाता है, एंड राइट? बड़े रखनी ठाएंगे। म्यूट कर लेंगे अपने एंड से सभी लोग। चलो, तो ज्यादा क्वेरी नहीं करना है मुझे, बस यहाँ पे देखो, आइडेंटिफिकेशन आर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर हमें क्यों पढ़ना चाहिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन मार्क है कि एक इंडस्ट्री में जब आप जाते हो तो वहाँ पे 3 प्रोफाइल होती है ना? मैं सिर्फ कोर्स नहीं पढ़ाने वाला, मैंने क्या बोला है, 30 डेज 40 जो भी यार ड्यूरेशन आपको बोला गया, उस ड्यूरेशन में ही यहाँ पे आप लोगों को एज ए इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मतलब देना है कि क्या इंडस्ट्री में होता है, कैसे होता है, और सारी चीजें, है ना? बाकी अगर यहाँ पे देखें तो इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोफाइल्स होती हैं, लाइक L1 की प्रोफाइल होता है, L2 की प्रोफाइल होता है, और L3 की प्रोफाइल होता है। L1 की जो प्रोफाइल होता है उसके लिए आप ये बेसिक जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हो, यहाँ से आपको पढ़ना पड़ता है। L1 की प्रोफाइल एक ऐसी प्रोफाइल है जहाँ पे आपको कुछ ज्यादा समझना करना और कुछ नहीं मिलता है, बट आप कहीं ना कहीं एंट्री कर रहे होते हो कंपनी के अंदर, जहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स लगे होंगे, उनमें लैन केबल्स लगी होंगी, उनमें रैम होगा, प्रोसेसर होगा, चिपसेट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, पूरा इकोसिस्टम आपको समझना पड़ेगा। मे बी जब एक न्यू इंजीनियर है और ज्यादा वो जैसे बीटेक क्वालिफाइड नहीं है या नॉर्मल नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन है, तो उसको ज्यादा आइडिया नहीं होता है, और वो बेसिक ये कोर्स और ये सारी चीजें करके जब कंपनी के अंदर L1 की प्रोफाइल के लिए जाएगा, तो उसको थोड़ा सा जो सर्वर रैक कहीं लगा होगा, कहीं पे स्विच लगा होगा, तो वो सब समझने में देखने में उसको बड़ा मतलब अलग सा लगता है, राइट? तो जब आप एक कंपनी के अंदर एंट्री करोगे और सारी डिवाइसेस को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर चुके हो, सभी डिवाइसेस को आप देखकर पहचान सकते हो कि उसका क्या फंक्शन है, कैसे काम कर रही हैं सारी डिवाइसेस, तो उनको अच्छे से आप ट्रबल शूट भी कर सकते हो, कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, और आसानी से 1 से 2 टाइम पर कोई भी गाइड कर देगा तो मैनेज करना सीख जाओगे एक कंपनी के अंदर, राइट? तो ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे एक चिपसेट या प्रोसेसर आप देख रहे हो, यहाँ पे स्टोरेज का कुछ इस तरीके का सिंबल होता है। ये लैपटॉप नहीं, इसको नोटबुक बोलेंगे, दिस इज नॉट लैपटॉप। एज अ लैपटॉप हम बोलते हैं, बट इसको बेसिकली नोटबुक आप ऐड करो, दिस इज नोटबुक। लैपटॉप काफी हैवी होता है और काफी कॉस्टली होता है, राइट? एंड ये आपका रैम है, दिस इज पेन ड्राइव और USB ड्राइव आप बोलते हो, है ना?
और इसको क्या बोलते हैं, मतलब कि पीडी पीडी भी करके बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इसके नाम हैं। ये भी हमारा एक हार्ड डिस्क है, जो कि इसको एक्सटर्नल एचडीडी बोला जाता है ना, डब्ल्यूडी का है आई थिंक ये, और ये एक्सटर्नल एचडीडी है, और ये हमारा इंटरनल एचडीडी है। इन सब चीजों को याद रखेंगे अगर कभी भी आप जाते हो एज ए हार्डवेयर इंजीनियर कहीं पे इंटरव्यू देने। बहुत सारे में भी आपके बैच से होंगे जो कहीं ना कहीं स्टार्ट करेंगे एक हार्डवेयर इंजीनियर की जॉब, और वो फिर धीरे धीरे उसमें नेटवर्क इंजीनियर, सर्वर इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड सर्वर ऐसे जाते रहेंगे, या लाइनेक्स सर्वर एडमिन ऐसे जाते रहेंगे। तो जब आप स्टार्ट करोगे, और कहीं इंटरव्यू में ये पूछा गया कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दिस वन एचडीडी एंड दिस वन एचडीडी, तो क्या आंसर करने वाले हैं कि फर्स्ट वन, दिस इज द एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एंड दिस इज इंटरनल हार्ड डिस्क। ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है, और ये कंप्यूटर सिस्टम के बाहर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको एज ए एक्सटर्नल एचडीडी नहीं यूज कर सकते, बट प्राइमरी फंक्शन की हमेशा बात करेंगे। इसको आप बाहर से भी लगा के यूज कर लो, केबल उसका बाहर निकाल दो, इसको अंदर फिक्स कर दो आप, है ना, इसके यूएसबी केबल से या साटा केबल से। ओके, तो वो अंदर स्टोर करेगा डेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। ये हमारा रैम है, इसको, इसका फंक्शन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत डीप में हम लोग आगे चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपने देख लिया। अब यहाँ पे जब आप एक नया कंप्यूटर बाई करने जाते हो, बिल्कुल फ्रेश कंप्यूटर, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, तो कुछ चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। लाइक डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स होते हैं जिनको हम और आप नहीं समझते हैं ना कि ये है क्या। हम समझते हैं, आप शायद ना समझते हो। वैसे मैंने काफी पोर्ट को स्टडी किया हुआ है। चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये जो पोर्ट है, ये जो बैक साइड का पैनल देख रहे हो, ये कहाँ पे होता है, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप पीसी में या लैपटॉप में, डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में, राइट। तो जो डेस्कटॉप में है, इसके सारे पोर्ट्स को कौन बता सकता है? लाइक देखो, गूगल नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है, जो भी जेन्युइन आंसर है वो करेंगे। राइट रॉन्ग कुछ भी ऐसे से मतलब नहीं हमें, है ना, हम लोग उसको इसमें आपका इसमें आपका VGA केबल है, इसमें सबसे आपका टॉप साउंड पे ये बॉक्स जो है। मैंने किया, ये क्या है आपका? सर PS2 PS2। ये आपका क्या है? HDMI। USB HDMI। और ये मिनी HDMI, सॉरी, UDP पोर्ट, क्या बोला? UDP पोर्ट, सीरियल पोर्ट UDP थोड़ा फुल Serial? फॉर्म बताएंगे? सब फुल फॉर्म तो पता नहीं, लेकिन UDP मतलब प्रिंटर के लिए यूज होता है। हाँ, प्रिंटर के लिए हो जाता है, एंड प्रोजेक्टर बेस के लिए भी होता है, डिस्प्ले पोर्ट भी बोल सकते हो इसका, है ना। तो पैरेलल प्रिंटर भी इसमें यूज किया जाता है, राइट। तो पैरेलल पोर्ट ऐसे बोल सकते हैं, सीरियल प्रिंटर बोल सकते हैं, इसमें अटैच किया जाता है। ये वाला आपका क्या आ जाएगा? ये वाला इसमें ये VGA केबल। अच्छा, डिस्प्ले पोर्ट या VGA पोर्ट, और है ओके। ये वाला USB। अच्छा, और ये नीचे ये भी हमारा USB USB है। 3.0। तो अच्छा, हाँ, ये जो ब्लू कलर होता है, इसमें थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, 3.0 है, और ये जो है ये आपका क्या होता है, 2 वर्जन। 2.0। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? स्पीड इसमें डाटा का स्पीड होता है, स्पीड का स्पीड डिफरेंस। का होता है। ओके, तो ये वर्जन 3 है और ये 2 वर्जन है। और अगर कहीं पे भी यूएसबी के वर्जन पूछा जाए, तो यूएसबी 1.0, 2.0 से लेके 3.0, आई थिंक 4 का भी आ रहा है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे एडिशनल 3.3 प्लस में तो है, अब रेड कलर का मार्क में आता है, आप एक बार देखेंगे उसको, तो इसको बताएंगे कि इसके 1.0, 2.0, 3.0 ये जो वर्जन आप एक्सटेंड करते हो, इसमें आपकी स्पीड क्या होती है, मल्टीप्लाइड बाई 7 टाइम और 10 टाइम फास्ट होती है ना। कि अगर आप 1 वर्जन यूज करो तो उससे कहीं फास्ट 2 होगा, 2 से भी कहीं 7 टाइम 10 टाइम फास्ट आपकी स्पीड या डेटा ट्रेवल करने का टाइम आपका फास्ट होगा 3.0 में, राइट। 3.1 भी ऐसे करके आ जाता है। इसमें बहुत सारे सब मतलब कि वर्जन भी आते हैं। अब जैसे
कंपनी के अंदर जब आप काम करते हो, सिम के बारे में सभी ने सुना होगा, जो आप मोबाइल में यूज करते हो बात करने के लिए, सिम। तो इसमें आप लोग जब यूज करते हो तो रिचार्ज करते हो 2G का, 3G का, 4G का, ऐसे करके। बट आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नेक्स्ट वर्जन से पहले एक बीटा वर्जन चलता है, राइट? ये आप बोल सकते हो हाफ वर्जन। क्यों? ये हमेशा एक डेवलपर या जब भी टेस्टिंग होती है तो ऐसा होता है। एंड देन फाइनल जब ये हाफ वर्जन क्वालिफाई हो जाता है तो इसको एज अ नेक्स्ट वर्जन में कन्वर्ट करके लॉन्च किया जाता है ना। ऐसा मैंने बहुत सारे टेक्नोलॉजी के साथ देखा है। तो ऐसे ही 1.3.2.0 के साथ भी है कि 3.1 है या समथिंग ऐसे कुछ है, फिर इसका फाइनल नेक्स्ट वर्जन या ऐसे कुछ आता है। ओके, इतना डीप में कोई नहीं पड़ेगा, बट जितना नॉलेज है वो सारे मतलब कि पॉइंट को मैं आप लोगों के साथ ऐसे वर्बली शेयर कर रहा हूँ। आप ये याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ टफ या कोई ऐसे टेक्निकल वर्ड है। प्लस यहाँ पे आप देख रहे हो साउंड पोर्ट्स हैं, जिसमें आपका एक साउंड इनपुट आउटपुट और एक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को कनेक्ट करने के लिए हो जाता है। एंड बस ये सारे पोर्ट हैं। और यहाँ पे एक और पोर्ट हमें देखने को मिल जाता है, ये आपका RJ45 है, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग नहीं जान रहे होंगे। दिस इज RJ45। लैंड यस, लैंड ये पोर्ट। RJ45 है या इथरनेट पोर्ट है? RJ45 तो सर छोटा था। नहीं, 40 ये 11 सेम छोटा होता है। सेम ही है, वो सब आरजे कुछ सेम ही कनेक्टर बोलते कहते हैं। हैं। RJ45 मैंने पोर्ट बोला, मैंने कनेक्टर बोलना होता तो मैं ओके RJ45 सर, ओके सर, कनेक्टर राइट बोलता। सर। ठीक है, तो वही बात है। आप इसको लैन पोर्ट में क्या होता है ना, कि अगर आपका 11 है, 45 है या SFP है, तो सभी को ऐसा हम लोग उसको लैन पोर्ट बोलेंगे, है ना। एक इंटरनेट कनेक्शन या इथरनेट पोर्ट या फास्ट इथरनेट पोर्ट या कुछ ना कुछ उसको बोलेंगे। बट बेसिकली इसको आप बोल सकते हो यहाँ पे RJ45 कनेक्टर यूज किया जाता है। और यहाँ पे इंटरनेट चलाने के लिए आप लैन केबल कनेक्ट करते हो। लैन केबल कैसा होता है, अगर देखना है सबको तो मैं दिखाता हूँ। वैसे बिल्कुल बेसिक से मैं एक एक चीज वो करके दिखा रहा हूँ। दिस वन, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो ये लैन केबल है, इसकी इमेजेस देखते हैं ये। ओके, तो इस पोर्ट में ये चीज कनेक्ट होता है RJ45। आप इसको जरूर बोलेंगे, है ना, क्योंकि RJ11 भी होता है और ऐसे करके। तो लैन पोर्ट या ऐसे ही आपका एक केबल आता है जो कि RJ11 या टेलीफोन लाइन के लिए आता है। तो लाइन पोर्ट और जो ये लैन केबल आप बोलते हो, ये दोनों लगभग में सेम अरे भाई, ऐसे देखने को मिलेगा। बट एक में क्या होता है कि छोटा होता है जो RJ11 होता है टेलीफोन लाइन के लिए, और एक आपका क्या होता है 8 पिंस का बड़ा पोर्ट होता है जिसमें आप इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करते हो। ओके, ये इंट्रोडक्शन पार्ट चला, ऐसा नहीं कि ये पूरा टॉपिक चला। भी इसको डीप में हम लोग जाएंगे, जस्ट आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, चीजें होती क्या है या पोर्ट्स वगैरह कितने होते हैं। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे लैपटॉप पोर्ट्स लिखूं, तो लैपटॉप में भी अगर एडिशनल एडवांस पोर्ट देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे एडवांस पोर्ट आजकल आ रहे हैं। C टाइप का भी आ रहा है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे आप देख सकते हो लैन पोर्ट इसमें भी होता है, VGA पोर्ट इसमें भी होता है, HDMI, USB 3.0, 2.0 ऐसे सब होता है, 3.1 मेमोरी कार्ड रीडर होता है ना। हेडफोन जैक होता है, माइक के लिए अलग से होता है। बट अभी जो लैपटॉप आ रहे हैं काफी कॉम्पैक्ट आ रहे हैं, तो या नोटबुक जो आ रहे हैं उसमें क्या होता है कि हेडफोन एंड माइक दोनों क्या होता है एक साथ होता है। ये सब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो उसके बिहाफ पर होता है, राइट। तो माइक एंड हेडफोन दोनों एक साथ होता है। बट अभी भी हैवी गेमिंग और ये सारी चीजों के लिए जो होता है, जिसमें थोड़ा सा आउटपुट जो होता है बहुत बेस्ट चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग उनके हार्डवेयर्स लगे होते हैं, अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। तो उनका जो वर्क होता है ना, जैसे इंस्ट्रूमेंटल चीजें करना है या म्यूजिक स्टूडियो है, ऐसे कुछ है, तो वहां पे यही सारे कंप्यूटर्स, बट इनके एक पोर्ट से शायद काम ना चले। तो वहां पे क्या होता है कि रिकॉर्डिंग के लिए माइक इनका सपोर्ट होना चाहिए, आउट का अलग सपोर्ट होना चाहिए, ताकि वो हर चीज को ऑब्जर्व कर पाए, राइट। ये सारी चीजें होती हैं। एंड अनदर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ ये बड़े टाइप का पोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, इनका साइन ऐसे कुछ होता है। DVI पोर्ट यहाँ पे है, जो कि अभी आप इसको बोल रहे थे ना, दिस वन। तो ये आपके प्रोजेक्टर और इसके लिए आ जाता है। बट एज अ पुराने जो पैरेलल या ऐसे कुछ करके प्रिंटर आता था, उसको भी कनेक्ट किया जाता है। तो ये करके आ जाता है। एंड जो ग्राफिक कार्ड होता है, आपको मैं एडिशनल बता दूं कि ये जो पोर्ट आप देख रहे हो ना, दिस वन, ये माउस पॉइंटर दिख रहा है ना, ऐसा ये जो लिखा हुआ है ना, ये डिस्प्ले पोर्ट, ये जो ग्राफिक कार्ड्स आपके होते हैं। आप ग्राफिक कार्ड कोई देखो, मैं दिखाता हूँ। एनवीडिया
मैंने 1650 अभी ग्राफिक कार्ड लिया था, 4 GB ग्राफिक कार्ड। अभी मैं दिखाता हूँ, ये है और अमेजोन पे अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए, ये है, यस। तो इसमें जितने भी ऐसे कार्ड होते हैं, यहाँ पे हमें एक ऐसा पोर्ट देखने को मिलता है। आपको दिख रहा होगा इधर से शायद, एक मिनट, मैं बैक पोर्ट दिखाता हूँ। अभी दिख रहा है? देखो डिस्प्ले पोर्ट अच्छा ऊपर सर। लिखा हुआ है, नेटिव डिस्प्ले पोर्ट 1.4। तो ये भी हाँ हमारा जी। काफी हैवी थ्रूपुट आउटपुट देने के लिए होता है, क्योंकि ये ग्राफिक कार्ड है तो काफी हैवी डेटा या वीडियो आउटपुट देता है, सबको पता है। तो यहाँ से आप हैवी गेमिंग या हाई क्वालिटी की वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए इस पोर्ट को यूज करते हो। इसका वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है 1.4। ओके, तो नेटिव डिस्प्ले पोर्ट है यहाँ पे, जो नेटिव डिस्प्ले पोर्ट होता है। इसके साथ यहाँ पे एक HDMI है और एक नीचे नेटिव DVI पोर्ट आपका मिल जाता है प्रोजेक्टर वगैरह को यहाँ से आउटपुट देने के लिए। दिस इज DVI पोर्ट। क्लियर हुआ सबसे नीचे जो लिखा हुआ है? ओके, ये एंड दिस इज HDMI एंड दिस इज डिस्प्ले पोर्ट। इन सब चीजों को आइडेंटिफाई रखेंगे। प्रोडक्शन या कंपनी में जाते हो, कहीं पे सेमिनार हो रहा है कंपनी का, या कोई मीटिंग करना है, कहीं प्रोजेक्टर कनेक्ट करना है, तो जो VGA पोर्ट होता है ना, उस पे भी आपका अवेलेबल होता है, नो इशू। VGA पोर्ट पे भी आपका कनेक्ट हो जाता है। बट अगर VGA पोर्ट नहीं है और प्रोजेक्टर पे हाई क्वालिटी की वीडियो प्रोड्यूस करना है, तो VGA को यूज नहीं करना है। तो आपको वहां पे HDMI या तो फिर आपको डिस्प्ले पोर्ट या आपको DVI पोर्ट को यूज करना है, क्योंकि वहां पे क्वालिटी प्रोड्यूस होगा आपके VGA पोर्ट से कहीं 5 टाइम फास्ट और काफी अच्छी क्वालिटी का। यानी कि 2K डिस्प्ले या नॉर्मल डिस्प्ले आपका VGA के लिए है, तो 4K 6K 8K डिस्प्ले आप HDMI और इन DVI पोर्ट और इनके थ्रू आप ले सकते हो। काफी बड़ी स्क्रीन पर आप देख सकते हो सारी चीजों को। समझ में आ रहा है इंट्रोडक्शन पार्ट? तो ये सब है, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। आप जैसे एज अ बिल्कुल फ्रेशर आप हार्डवेयर लेवल पे जाते हो, तो ये भी वर्ड बहुत ज्यादा बोला जाता है कि 5 पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम बताओ, है ना? तो पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? दोज डिवाइसेस हु, हाँ बताएं। सर ये PDF इसका मिलेगा सर, ये नोट्स? अभी इस पे फोकस, पूरी वीडियो आपको मिल रही है। एक्सटर्नल डिवाइसेस, ओके, जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं वो आपका एज अ पेरिफेरल डिवाइसेस बोला जाता है, राइट? यस एम सर। आई राइट? यस सर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी बाहर की डिवाइसेस होती है कंप्यूटर सिस्टम के, तो वो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जो हम एडिशनली बाई करते हैं, यूज करते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, माइक, DVD राइटर, कैमरा, माइक, है ना? ये जो आपका प्रिंटर, UPS, स्कैनर। हेडफोन, माइक, जितने भी सारे प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी चीजें। ओके, पेन ड्राइव, ये सारे आपके DVD, सॉरी, ये ग्राफिक कार्ड, है ना, साउंड कार्ड, ये जितने भी ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ये एज अ पेरिफेरल डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट हम लोग केबल कनेक्टर और इसको आइडेंटिफाई कर लें, जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है। इन सभी केबल कनेक्शंस को कौन आइडेंटिफाई करा सकता है? ये सब केबल है बेसिक, जो हार्डवेयर लेवल पे आपको पता होना चाहिए कि क्या है एग्जैक्टली। जैसे सबसे फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, ये दिस इज RJ45। लैन केबल। लैन RJ45। RJ45 केबल, है ना? ये RJ45 कनेक्टर के साथ लैन केबल है। और ये क्या है आपका? मल्टीमीटर। यस, डिजिटल मल्टीमीटर। एक इसी में आ जाता है एनालॉग मल्टीमीटर, है ना? यस सर। यहाँ पे आपको एक कंपोनेंट देखने को मिल रहा है, ये क्या है आपका? VGA केबल, VGA VGA केबल। VGA केबल। इंटरव्यूअर इसमें क्या क्वेरी कर सकता है कि हाउ मेनी पिंस इन VGA केबल, तो क्या बताएंगे? 15 पिंच। कंफर्म? यस सर। ओके, सबको 9। क्लियर है? 9 पिन। और कुछ?
18 तो नहीं, HDMI वाला भी ऐड कर लीजिए। सर 15 पिन सर। ओके चलो ठीक है। आप इसमें भी पिंस का जितने भी आपकी केबल्स यहाँ पे दिख रही हैं, इन सभी केबल की पिंस याद रखेंगे, रैम की पिंस याद रखेंगे, उनकी पावर वोल्टेज याद रखेंगे, कितना क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ये सब चीजें याद रखेंगे। मैं बता रहा हूँ एक एक करके। ओके अभी बस इतना देखो कि दिस इज द VGA केबल, राइट, एंड दिस इज सर USB एक्सटेंशन Right. पोर्ट। ओके USB एडॉप्टर बोल सकते हो, है ना, कि जो आपका एडिशनल एक्सटेंशन के फॉर्म में यूज किया जाता है, राइट। सर और ये आपका दोनों ये जो केबल है इसको बोला जाता है ये फाइबर फाइबर केबल। ऑप्टिक केबल। ओके और इसमें जो कनेक्टर होते हैं इनके भी अलग अलग नाम होते हैं। ये जितने भी कंपोनेंट हैं, ये जितने भी केबल आप देख रहे हो, ये हमारे Connector. पावर सप्लाई के केबल्स हैं। पावर सप्लाई मतलब पावर सप्लाई यूनिट जो होता है डेस्कटॉप में, उसकी SMPS है। केबल है। यस SMPS। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा SMPS क्या है, तो ये जितनी भी केबल यहाँ पे 6 टाइप की केबल दिख रही है, ये SMPS के अंदर ये केबल्स हमें देखने को मिलता है। लेट मी शो SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसको पूरा पूरा चैप्टर है, बट अभी जस्ट इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं दिखाऊं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ये सारे केबल्स कनेक्टर हैं। ओके ये सारे आ जाते हैं। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे या आपके मदरबोर्ड पे जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबको पावर सप्लाई देने का काम यही यूनिट करता है, राइट, SMPS। तो ये हमारा SMPS के सारे कनेक्टर हैं। इसके अलावा यहाँ पे एडिशनल बहुत सारे USB पोर्ट और ऐसे आ जाते हैं। तो अब इनकी पिंस कितनी होती है? सबसे पहले अगर आप एक HDMI कनेक्टर का पिन देखेंगे तो कितना होता है? इनके भी वर्जन के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, राइट। तो HDMI 18 पिन होता है। HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेफिनेशन मीडिया मल्टीमीडिया इंटरफेस। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो 19 पिंस का ये एक केबल है या पोर्ट है, और इसमें हमारा जो डेटा होता है 4K 6K 8K तक का प्रोड्यूस करने का, और कलर क्वालिटी वीडियो ऑडियो दोनों कैरी कर सकता है। ये एक साथ ये क्या कर सकता है? वीडियो और ऑडियो दोनों सिग्नल को कैरी कर सकता है, राइट। तो ये 19 पिन का कनेक्टर होता है। अगर आप इसके स्पीड और एल्गोरिदम को देखना चाहते हैं तो इसमें जा सकते हैं, उसके बारे में कोई ज्यादा डीप और ये सारी चीजें नहीं जाएगा, बट आप अगर यहाँ पे जाते हैं तो बहुत सारी डिटेल मिल जाएगा। HDMI में भी बहुत सारी कैटेगरी है, लाइक मिनी HDMI, माइक्रो HDMI, है ना, फुल पोर्ट HDMI ऐसे करके आ जाता है ना, या हाइब्रिड HDMI ऐसे कुछ करके। तो ये सारे वर्जन एंड सारी चीजों के अकॉर्डिंग आ जाता है ना। HDMI 2.2, HDMI 1.4 ऐसे करके आ जाता है, जिसमें एटलीस्ट 50 to 60 फ्रेम्स के मतलब वीडियो क्वालिटी को प्रोड्यूस कर सकता है ये 2.0 4K वीडियो और ऐसे करके। तो अभी बाय डिफॉल्ट हम लोग कितने फ्रेम की वीडियो को देखते हैं? बाय डिफॉल्ट जो हमारा होता है, यानी कि नॉर्मल HDMI सॉरी नॉर्मल केबल जो प्रोड्यूस करती हैं, कितना फ्रेम होता है बाय डिफॉल्ट? जो स्टैंडर्ड फ्रेम रेट है 25 नहीं होता है, 24 होता है, बट 25 क्योंकि 24 पॉइंट समथिंग होता है तो उसको 25 माना जाता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड में 25 फ्रेम पर सेकेंड से चीजों को देखा जाता है। हमारी आंखों को वो चीजें काफी अच्छे से विजिबल और काफी अच्छे से वो दिख जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं 50-60 फ्रेम और इससे भी ज्यादा रिफ्रेश रेट और बहुत सारे ऐसे केबल डिस्प्ले बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि आती हैं, और बहुत ही स्मूथ स्लो मोशन और उसमें आपको देखने को मिल जाता है ना। क्योंकि अगर फ्रेम बहुत ज्यादा है तो उसको आप स्लो कर सकते हो, बट ऑलरेडी फ्रेम बहुत कम है, स्लो करेंगे तो कुछ दिखेगा ही, है ना। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जब आप एडवांस में वीडियोग्राफी और कुछ ऐसा पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा। ओके बट मैंने एडिशनल कुछ आप लोगों को ऐड किया हुआ है। 4K 5K 6K 8K ऐसे करके बहुत सारे आ जाते हैं। मिडिल वर्जन भी मैं बोल देता हूँ क्योंकि बीटा वर्जन उसी पे चल रहा होता है। तो 24 फॉर्म HDMI 1.4 स्टार्टिंग में आपका 24 ऐसे कुछ होता है,
बट जो हायर लेवल के होते हैं ये 50-60 फ्रेम पर सेकेंड होते हैं। अभी आप आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो वहाँ के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं या कोई भी वीडियो कैमरा ऐसे कुछ होता है या जो केबल्स होती है उनका थ्रूपुट जो होता है ना वो एटलीस्ट 30 FPS पर होता है, क्योंकि उनका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो हमारे वहां से काफी फास्ट होता है, काफी हाई होता है। इलेक्ट्रिसिटी का भी काफी डिफरेंस देखने को मिल जाता है बाहर के कंपोनेंट्स और हमारे इंडिया के कंपोनेंट्स में। जो बाहर के होंगे उनके वहाँ मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितना आता है? एसी एसी है कोई बाहर का इसमें? ये सर AC 230 आता है ना? हाँ, आउटसाइड ऑफ कंट्री से है कोई? है दो दो तीन तीन लोग। अच्छा, कभी ध्यान भी शायद नहीं दिया हो अगर, चलो कोई नहीं। तो हमारे वहां से 2015 कुछ ऐसे प्लस करके वहां पे आ जाते हैं, 250 वोल्टेज तक के ऐसे कुछ में भी 240 प्लस करके आता है। और हमारे पास 220 230 ऐसे करके मैक्सिमम चीजें आती है ना। तो 220 30 के बीच में या 20 एनफ है ना, ऐसे करके रहता है। सारे कंपोनेंट्स उसी पर होते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो इंडिया के अकॉर्डिंग जो एक एलईडी लाइट होती है, चलो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको आइडेंटिफाई करना है एंड बस ये सारी चीजें होती हैं। अगर ये कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई ऐसा कुछ चाहिए, देखो पीडीएफ बहुत कम हमने बना रखा है, सिर्फ टॉपिक पढ़ाने के लिए चीजें ऐड किया हुआ है। आपको ये जितना भी डायग्राम ये सब दिख रहा है, आप चाहो तो इंटरनेट से सारी चीजें आप देख सकते हो, बेटर रहेगा, है ना। बाकी रिकॉर्डेड वीडियो है, वहां से आप देखेंगे। और चाहे तो मैंने इसका एक छोटा सा बुक यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो वेबसाइट पे। इसमें इनरोल भी करने की जरूरत नहीं है, आप बिना लॉगिन किए देख सकते हैं। लाइक स्टडी मटेरियल में आप आएंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर, और यहाँ से आप आएंगे कंप्यूटर हार्डवेयर में, तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। वही है, काफी अच्छे से एक एक चीज को एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। समझ में आया? तो इसको देखना होगा तो यहाँ से स्टडी मटेरियल में आके कंप्यूटर हार्डवेयर में इसमें देख सकते हैं, राइट। बहुत सारी चीजें मैंने ऐड किया हुआ, आप देख सकते हो। ये खुद डिजाइन और ये सारी चीजें करके बनाया हुआ है। तो ये सिर्फ सीखो लाइव टीम यूज कर सकती है। आप लोग पढ़ सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो, देख सकते हो, यूज नहीं कहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर का बेसिक फंक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो अब जितना भी आपने इंट्रोडक्शन में तो देख लिया कि कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करना, कुछ पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करना, कुछ केबल्स के बारे में। केबल बहुत सारी हैं, तो बस एक एंट्री लेवल पे जो भी हमें जरूरत होती है उसको हमने आइडेंटिफाई करना देखा। अब एक एक कंपोनेंट्स को यहाँ से डिटेल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी एक कंप्यूटर सिस्टम यानी कि मैं पीसी की बात करूं या लैपटॉप नोटबुक की बात करूं या फिर यहाँ पे सर्वर पीसी की बात करूं, सर्वर पीसी अलग होता है, या तो फिर मैं यहाँ पे मोबाइल डिवाइस की बात करूं, टैबलेट की बात करूं, कोई भी ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट, लाइक टैबलेट भी हो सकता है, मोबाइल सर भी। वॉइस बहुत स्लो आ रही है आपकी। अपने एंड से एक बार वो कर लीजिए, हमारे एंड से ओके है। बाकी ऑडियो सबको क्लियर है ना? हाँ यस सर। ओके। सो इतने सारे डिवाइसेस हैं, इसके अलावा बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। इन सभी डिवाइसेस में एक मदरबोर्ड होता है, ओके। मदरबोर्ड। सो मदरबोर्ड एक ऐसा चिपसेट है, या बोल सकते हो कि एक ऐसा बोर्ड है जिसपे सारी डिवाइसेस क्या होती है, माउंट होती हैं, ओके। अब अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग मदरबोर्ड कैसे होते हैं, मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करा देता हूँ, ओके। लाइक देखना आप लोग, सर्वर पीसी मदरबोर्ड, ओके। लैपटॉप मदरबोर्ड, लैपटॉप नेट नोटबुक एज सिमिलर टाइप होता है। मोबाइल मदरबोर्ड,
ऐसे बस इतना। तो मोबाइल मदरबोर्ड आप देख रहे हो काफी स्मॉल कॉम्पैक्ट करके ऐसे होता है। दिस इज द मदरबोर्ड, और इसी मदरबोर्ड पे सारी डिवाइसेस क्या होती है, माउंट की होती है ना। जो डिवाइस माउंट यहाँ पे की होती है, या जो भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज किया गया, इसको बोलते हैं एसएमडी। एसएमडी बोलते हैं। जितनी भी यहाँ पे डिवाइसेस माउंट की जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, एसएमडी, टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइस, लाइक सरफेस माउंटेड डिवाइस। ओके, एसएमडी। ओके, तो ये भी अगर कहीं वर्ड पूछा जाता है तो बता लेंगे आप लोग। ऐसे ही हमारे यहाँ पे लैपटॉप मदरबोर्ड है। इमेज में ओपन करता हूँ, देखो, सॉरी। ऐसे जो मदरबोर्ड आ जाता है, ये हमारा लैपटॉप मदरबोर्ड है। एंड ये मदरबोर्ड काफी कॉम्पैक्ट होता है, बहुत ही कम स्पेस में इसको डिजाइन किया गया होता है, क्योंकि लैपटॉप आप कैरी करते हो ये सारी चीजें। बट ऐसे ही आपका पीसी मदरबोर्ड होता है, जो कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ, दिस इज द पीसी और गेमिंग पीसी का एक मदरबोर्ड है, जो कि काफी हैवी होता है, इसको आप लेकर कैरी नहीं कर सकते। और ऐसे यहाँ पे सर्वर मदरबोर्ड है, जो कि बहुत हैवी होता है। अब सर्वर मदरबोर्ड के बारे में आप देखोगे तो यहाँ पे 8 8 रैम, 16 16 रैम, 24 रैम, 32 रैम, 48 रैम, 64 रैम, कहीं इससे भी ज्यादा आप इसमें डिवाइसेस माउंट कर सकते हो। बहुत हैवी ये दो दो प्रोसेसर होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे दो दो प्रोसेसर है, इससे भी ज्यादा हो सकता है ना। तो मल्टीपल्स ऑफ रैम, मल्टीपल्स ऑफ वीजीए कार्ड, ऐसे आप देख रहे हो। तो ये सबसे हैवी मदरबोर्ड आपके सर्वर मदरबोर्ड्स होते हैं, जो कि काफी एडवांस होते हैं, और इनको कैरी करना भी एक पर्सन के मतलब उसमें नहीं होता है, बहुत हैवी, बहुत वेटेड, और ये सारी चीजें होती हैं। तो ये मदरबोर्ड के अलग अलग फॉर्मेट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इन मदरबोर्ड के एक एक कंपोनेंट्स को जैसे यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा एज अ हार्डवेयर इंजीनियर। अगर आपने मदरबोर्ड के सारे फंक्शन समझ लिया कि ये जो एरिया है ये क्या करता है, इधर क्या करता है, इन इन जितने जितने भी इधर कंपोनेंट्स लगे हुए इनका क्या मतलब है, तब आप एक हार्डवेयर लेवल पे जो भी ट्रबल शूटिंग करना चाहते हैं, किसी कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम फिक्स करना चाहते हैं, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। ऐसे ही लैपटॉप के अंदर है, लिमिटेड चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, किन कंपोनेंट से क्या प्रॉब्लम आती है। हम चिपसेट लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, कार्ड लेवल में जितना भी चीजें हो सकती है हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए अलग अलग डिजाइन के मदरबोर्ड यहाँ पे मदरबोर्ड लैपटॉप के देखने को मिल जा रहे हैं। ऐसे ही मोबाइल के अलग अलग मदरबोर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही स्मॉल ये मदरबोर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसमें आपका कैमरा, इसमें आपका माइक, इसी में सारी चीजें होती है, डिस्प्ले भी इसी से आके अटैच होता है। ये लैपटॉप का आप देख रहे हो इंटरनल पार्ट है। ओके, तो ऐसे करके है। एंड सर्वर मदरबोर्ड इधर है। तो मदरबोर्ड एक ऐसा कंपोनेंट है, या एक ऐसा डिवाइस है, या इसको पीसीबी बोला जाता है, पीसीबी बोर्ड भी बोला जाता है। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यस, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये सब वर्ड आप याद रखेंगे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, क्योंकि इंटर लेवल जॉब में भी आप में से कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, सभी लोग उसी के लिए कर रहे हैं, तो ये हमेशा याद रखेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज पीसीबी और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसको पीसीबी क्यों बोला जाता है, कोई बता सकता है? अगर मान लिया इंटरव्यूअर ने ऐसे पूछ लिया तो? सर इसमें सब कुछ प्रिंटेड है जो भी ये है। ओके, सर प्रिंटेड बोर्ड होता है, उसी पे सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, इसलिए शायद। हाँ, ये जब बोर्ड डिजाइन होता है ना, पीसीबी बोर्ड, तो इसमें मशीन से क्या होता है कि पूरा सर्किट डिजाइन होता है, प्रिंट किया जाता है ना। आप देख रहे हो यहाँ पे, अभी ये एक बोर्ड देखो, ये ऐसे है, बिल्कुल ऐसे होता है। अब इसको जब प्रिंट किया जाता है तो ऐसे ये ऐसे डिजाइन होता है, यस और नो, है ना। फिर ऐसे हो जाता है कि कौन सी सर्किट को कहाँ से कैसे मैच कराना है। जब ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाता है तो दिस प्रोसेस और दिस टेक्नोलॉजी नोन एज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड टेक्नोलॉजी। एंड जब आप इस पे माउंट कर देते हो डिवाइसेस, देखो हर एक सर्किट को कहाँ से कौन सी, अगर आपने गलत सर्किट को कनेक्ट कर दिया तो फिर वहां पे फायर कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। इसीलिए इसमें जो नॉलेज नहीं होता है किसी को, तो उनको सोल्डरिंग और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे नहीं होता है, बहुत सारे लोग किसी कंपोनेंट को निकाल के जोड़ना चाहते हैं, जरा सा भी आपने किसी सर्किट से
टच कर दिया तो फिर पूरा मदरबोर्ड क्या कर जाएगा, या पूरा सर्किट आपका वो पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, फायर कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे केयर करनी होती है, बट इस लेवल पे भी जरूरत नहीं पड़ती है। जितना रिपेयरिंग का कॉस्ट आता है उससे कम में कहीं या उसी के अप्रॉक्स में कहीं आपको नया बोर्ड आपको देखने को मिल जाता है ना। तो इट इज वेरी इजी कि हम रिप्लेस करवा देते हैं। आजकल रिपेयरिंग कम होती जा रही है, बट रिपेयरिंग का डिमांड ऐसा नहीं कि बहुत कम है मार्केट में, बहुत ज्यादा सैलरी है। जहाँ कहीं भी आप अगर किसी सर्विस सेंटर कहीं ऐसे भी अगर देखेंगे तो जो रिपेयरिंग कर रहा होता है या बहुत सारी चीजें बहुत हाई सैलरी पैकेज पे काम करते हैं। 50,000, 60,000, 80,000 प्लस पैकेजेस पर लोग काम करते हैं। एक स्टूडेंट थे, उन्होंने 2016 में सीसीएन ने हमसे किया था। तो उस कंडीशन में वो मुंबई से आए हुए थे, तो उन्होंने सीसीएनए के बाद आई थिंक वो हमारे से जुड़े भी अभी होंगे, और वो सीसीएनए कर रहे थे बट उनको अपॉर्चुनिटी अप्लाई किया उन्होंने, तो सर्वर सॉरी डेल का एक सर्विस सेंटर था, वहां पे उनको हार्डवेयर इंजीनियर सेलेक्ट कर लिया गया। स्टार्टिंग सैलरी वहां पे, क्योंकि वो काफी क्वालिफाइड और ये सारी चीजें थे, तो अभी स्टार्टिंग सैलरी वहां पे 52 और 55,000 ऐसे करके स्टार्ट हुआ था, है ना। और ऐसे करके सैलरीज मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर और इन सब पॉइंट्स के जो इंजीनियर्स होते हैं ये कम सैलरी पर काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत हाई पैकेजेस इनके होते हैं, है ना। बट एक अच्छी जगह मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कोई दुकान है और कहीं ऐसी जगह पे हम काम करें। दुकान इज बेस्ट प्लेस टू अंडरस्टैंड, टू लर्न, टू प्रैक्टिस। ओके, वो भी एक अच्छी जगह है जहाँ से आप प्रैक्टिस करते हो, सीखते हो, लर्न करते हो। डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर लेकर आते हैं प्रॉब्लम, मेरा लैपटॉप का स्लो चल रहा है, हैंग हो रहा है, हीटिंग प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं हम लोग। ट्रबल शूटिंग पर आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो उन सभी प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करेंगे, क्या पॉसिबल है कि उसको कार्ड लेवल पे फिक्स कर पाना, या कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर मैनर है, तो वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो पीसीबी का मतलब आपने समझ लिया। एसएमडी, इन सारे माउंटेड डिवाइसेस को क्या बोला जाता है, एसएमडी टेक्नोलॉजी। ओके, ये सब हो गया। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर जितने भी आपके ये कंपोनेंट्स लगे होते हैं एसएमडी टेक्नोलॉजी पर यहाँ पे अटैच होते हैं, और इनको पूरी तरीके से फिर मदरबोर्ड बोला जाता है, राइट। आगे हम लोग देखें यहाँ पे मदरबोर्ड के कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो ठीक है, एक सिंपल मैं वेबसाइट पे आता हूँ और एक मदरबोर्ड यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। लाइक मैं ये वाला मदरबोर्ड यहाँ से ले लेता हूँ। इसको मैंने जस्ट कॉपी किया, ओके ओके। तो अभी यहाँ पे बताइए कि ये जो मदरबोर्ड है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आप लोग पहचान रहे हो। सारे कंपोनेंट्स नहीं पहचानना है कि आप इसके बारे में भी पता करने लगे सब, बट ये आपने आईओ पोर्ट देख लिया ना। ये आपका क्या, कौन सा एरिया है, इनपुट आउटपुट पोर्ट। आईओ का मतलब क्या होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट। ओके, यानी कि यहाँ से आपको कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देना है, लाइक कीबोर्ड माउस का, माइक का, तो आप इनपुट देते हो, और यहीं से आप डिस्प्ले, प्रिंटर और ऐसे ऑडियो, इन सब चीजों का क्या करते हो, आउटपुट लेते हो, है ना। जो भी आपको सिग्नल भेजना है और रिसीव करना है तो इन्हीं पोर्ट से आप यूज करते हो। नेक्स्ट आपका इधर का एरिया आ जाता है, ये क्या है आपका, ये 4 स्लॉट्स यहाँ पे दिख रहा है। रैम रैम का स्लॉट है ये। ओके, सो दीज आर रैम स्लॉट्स। ओके, तो इनको क्या बोलते हैं, रैम स्लॉट्स बोलते हैं, इनको स्लॉट्स बोला जाता है, राइट। ये सब वर्ड याद रखेंगे। तो रैम स्लॉट क्या है, यहाँ पे 4 रैम स्लॉट है। तो जो यहाँ पे रैम स्लॉट यहाँ पे है 4, इसको कैसे पहचानेंगे यहाँ पे कि कौन सी रैम यूज होगी, ये सब चीजें ये भी तो एक देखना होगा। मे बी आप किसी कंपनी में है, वहां पे एक सिस्टम में रैम क्रैश हो गया, कैसे पता करेंगे कि इसमें यही रैम लगेगा। और ये DDR4 DDR5 DDR6 जो रैम होगा ना वो पता चल जाता है, उसके जो पिन होते हैं उसके उससे हाँ, कि DDR4 तो लेगा यहाँ पे DDR5। यस यस, तो इसको पता करने के लिए पिंस की नॉलेज होना जरूरी है, वोल्टेज की नॉलेज होना जरूरी है, या तो फिर आपको प्रॉपर इसमें लिखा होगा कितनी पिन का ये सपोर्ट दे रहा है, राइट, और कितना वोल्टेज का सपोर्ट दे रहा है उससे। मान लिया 1.2 है, 1.2 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना सपोर्ट है, तो कौन सा रैम है, DDR3। याद कर लेना।
आगे मैं बताऊंगा एक एक करके, डोंट वरी। तो ये यहाँ पे है, ऐसे ही हमारा ये जो एरिया आप देख रहे हो, DDR3 DDR4 यस, ये जो एरिया देख रहे हो ये कौन सा एरिया है? ये ये सीपीयू एरिया, चिप ब्रिज एरिया, चिप लगता है। ब्रिज प्रोसेसर ब्रिज एरिया यस, प्रोसेसर। सीपीयू इंस्टॉल प्रोसेसर करते सर। हैं हम लोग यहाँ पे, सीपीयू या प्रोसेसर। तो ये हमारा सीपीयू प्लेस किया जाता है यहाँ पे, ओके। और सीपीयू को इंस्टॉल करने के लिए कोई टेक्निक यूज किया जाता है? ये सारे इंटरव्यू के पॉइंट है, मैंने लगभग में 2010 11 12 से बहुत इंटरव्यू भी ऐसे किया हुआ है। तो ये सारी चीजें पूछा जाता है हार्डवेयर इंजीनियर पे, जब किसी कंपनी में बैठ के ये सारी चीजें होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं होती, फिर भी ये कोर्स करके अच्छा करियर बना चुके होते हैं अच्छी कंपनी में, रिप्यूटेड कंपनी में, है ना। तो सीपीयू को इंस्टॉल करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज किया जाता है, या कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई स्ट्रेटेजी कुछ है, या बस ऐसे ही लगा दिया? हाँ जी, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये छोटा सब्जेक्ट नहीं, बहुत एडवांस है। सीपीयू को इंस्टॉल करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रोसेस यूज किया जाता है, इज नोन एज LIF प्रोसेस एंड ZIF प्रोसेस। अब ये क्या है, सीपीयू के पार्ट में हम लोग देखेंगे। याद रखेंगे, सीपीयू को इंस्टॉल करने के लिए, प्लेस करने के लिए, अनइंस्टॉल करने के लिए दो प्रोसेस होता है, LIF एंड JIF, लिफ जिफ, ऐसे याद रखो, ओके। एंड ये जो एरिया है, ये एक यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। ये क्या है आपका? CMOS बैटरी है। हाँ, इसको बैटरी बोलते हैं, लेकिन इसको एज अ सीमॉस कंपोनेंट या सीमॉस नेम दिया गया है। सीमॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, CONDUCTOR, ओके। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ये क्या करता है? ये सर टाइम को अप टू डेट रखता है और बायोस बायोस को लगता है। यस, ये हमारे प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी कि हमारे फर्मवेयर को अप टू डेट और उसकी सेटिंग्स को सेव करके रखता है, राइट। अगर ये बैटरी डाउन हो जाए, या इसका सेल जो है, या बैटरी या सेल इजली बोलेंगे, अगर ये काम करना बंद कर दे, डैमेज हो जाए, तो आपका जब भी मशीन ऑन करोगे, आपका डेट टाइम इधर उधर रहेगा, आपके प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम या फ्रेमवर्क के ऊपर कोई भी पासवर्ड, कोई सिक्योरिटी, कोई सेटिंग्स आपने अप्लाई कर रखा है, तो वो बार बार चेंज होता रहेगा, है ना। यानी कि सिस्टम बूट में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन या प्राइमरी ओएस को बूट होना ही होना है यूजर की सेटिंग के अकॉर्डिंग, तभी हमारा सेकेंडरी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 8 10 वर्क करता है। नहीं तो बायोस फेल तो हमारा सब फेल है कि नहीं। तो इस बैटरी का अच्छे से वर्क करना जरूरी है, नहीं तो हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम्स आती हैं, ओके। ये सारी चीजें। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखें तो ये एरिया, ये 3 कंपोनेंट्स या स्लॉट्स आप देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? PCI स्लॉट्स। तो ये PCI स्लॉट है या कुछ और, क्या लिखे हैं यहाँ पे? और ये कौन सा स्लॉट है? ओके, तो ये पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस, एक्सटर्नल जितने भी कार्ड्स आपको लगाने होते हैं, लाइक ये जो एरिया है एक्सप्रेस कार्ड है, और ये आपका नॉर्मल स्लॉट है। तो इधर जो आप यूज करते हो ये वाले कंपोनेंट्स, मान लिया कि आपको एडिशनल कोई कार्ड लगाना है, साउंड कार्ड का कुछ ऐसे, है ना, और खराब हो गया है, तो आप खरीद के 400-500 रुपए का लाके लगा सकते हो। और ऐसे ग्राफिक कार्ड वगैरह कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे एक्सप्रेस कार्ड वगैरह में लगा सकते हो, राइट। तो ये एडिशनल आप जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे ऐड करना चाहें कर सकते हैं, राइट। एंड इसको मैं मिनिमाइज करूं। नेक्स्ट यहाँ पे आप ये देखिए, ये क्या है? ये एरिया, ये सर नॉर्थ ब्रिज या साउथ ब्रिज, कंफ्यूजन है सर। नॉर्थ या साउथ? नॉर्थ ब्रिज होगा, मतलब नॉर्थ ब्रिज है। ओके, ये ब्रिज बोलो, अभी नॉर्थ और साउथ का टेक्निक हम लोग आगे पढ़ लेंगे। तो ब्रिज होता है, ऐसे 2 ब्रिज होते हैं, एक नॉर्थ ब्रिज होता है, एक साउथ ब्रिज होता है। तो अभी आप लगभग में नई टेक्नोलॉजी जो देख रहे होंगे, नए मदरबोर्ड, उसमें शायद ये चीज
या साउथ ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा चेंज कर दिया गया है। ऐसा आइडिया है आप लोग को? सुपर आईओ चिप और ऐसे कुछ चिपसेट लेवल पे चीजें ऐड की गई हैं नए मदरबोर्ड में। कोई हम लोग जब ओपन करेंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाता है। यहाँ पे आई थिंक हम कंफर्म ये देखें जब ये हमें अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। मे बी ये नॉर्थ ब्रिज हो तो ये हमारा क्या है, साउथ ब्रिज है। ओके, तो यहाँ पे एक देखो कंपोनेंट है ऐसे बड़ा सा, ये भी होता है ना, बट यहाँ पे अच्छे से इमेज नहीं है तो मैं इसलिए कंफर्म नहीं करा। दो ब्रिज होता है, जो सीपीयू के पास का ब्रिज होता है उसको क्या बोलते हैं, एनबी बोलते हैं, और जो हमारे आईओ पोर्ट और मदरबोर्ड के साइड में होता है ना, किनारे साइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, एसबी बोलते हैं, साउथ ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों ब्रिज का अलग अलग फंक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छा इसको बता सकता है कोई, एडिशनल पावर सप्लाई के लिए होता है। ये आपका 24 पिन का 24 पिन का एक कनेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये क्या होता है आपका 24? एसएमपीएस आता है पावर सप्लाई के लिए। यस, ये SMPS 20 पावर सप्लाई पावर पोर्ट सप्लाई होता के है। लिए। ये आपका 20 या तो फिर 24 प्लस का आता है, राइट। अभी अगर अब इसमें साटा पाटा के अकॉर्डिंग अगर समझेंगे तो 2024 को समझ में आएगा, बट डोंट वरी, अभी हमारे 20 अवेलेबल नहीं है। बट हाँ, आप 20 यूज करना चाहते हैं, जो पेंटियम सीरीज के मदरबोर्ड और ऐसे कुछ देखने को मिलेगा उसमें आप जरूर मिलेगा। बट आज हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग 2005 और 6 की टेक्नोलॉजी देखें तो उस समय ये सब देखने को मिलता था। 20 प्लस वाले 4 पोर्ट को यूज करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि उतना एडवांस नहीं था। बट फिर भी उस समय जब i3 या जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के प्रोसेसर थे, वो मदरबोर्ड थे, उसमें सब आ रहा था। बट अभी क्या है कि 24 से कम में काम ही नहीं चल सकता, राइट। तो ये ऐसा है, प्लस एडिशनल 4 पोर्ट का और मिल जाता है, लाइक ग्राफिक कार्ड या अनदर पावर सप्लाई के लिए ऐसे होता है। 6 पिन होता है बट 4 पिन का यूज करते हैं। किसी किसी मदरबोर्ड में 8 पिन है तो दोनों यूज किया जा सकता है, राइट। तो एडिशनल पावर सप्लाई और इन सब चीजों के लिए होता है। यहाँ पे आपके मशीन मतलब कंपोनेंट्स लगे होते हैं यूएसबी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, है ना। और यहीं पे आपके आगे के जो पावर बटन होता है, रीसेट बटन होता है, सब कुछ यहीं पे आपके माउंट होता है। यही है ना यहाँ पे लिस्ट। हाँ, 2 4 6 8 पिन या 9 पिन का यहाँ पे एक कनेक्टर ऐसे देखने को मिलता है। एंड बस ये हमें ओवरव्यू या ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। तो इन सभी कंपोनेंट्स का फंक्शन हमें समझना है। यहाँ पे मदरबोर्ड है, मैंने इसलिए इसको हाइड किया क्योंकि हम लोग वहाँ पे पहचाने और देखें। पावर कनेक्टर होता है 24 ऐसे समथिंग पिन का, सीपीयू सॉकेट बोला जाता है, स्लॉट्स होता है, यहाँ बैटरी स्लॉट है, एजीपी स्लॉट देखो ब्लैक कलर का है, और यहाँ पे देखो ये पीसीआई स्लॉट व्हाइट कलर का है। एजीपी मतलब पीसीआई इसको भी बोला जाता है, जो कि मैंने बताया पीसीआई बोला जाता है, बट इसको ई बोला जाता है, पीसीआई ई, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस एक्सप्रेस कार्ड, जहाँ पे ग्राफिक कार्ड वगैरह भी यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं एजीपी स्लॉट, एक्सलरेटेड ग्राफिक पोर्ट स्लॉट। क्लियर है। एंड पीसीआई पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस, जहाँ पे आप साउंड कार्ड, है ना, लैन कार्ड ऐसे लगाकर आप लैन वगैरह इंटरनेट चलाने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये हो गया। रैम है, नॉर्थ ब्रिज है, देखो सीपीयू के पास जो है वो नॉर्थ ब्रिज है, साउथ ब्रिज यहाँ पे कहीं है, या देखो यहाँ पे साइड में जो लिखा हुआ है साउथ ब्रिज है। वही मैंने कहा कि अगर वो चिप अच्छे से मुझे दिखती तो हम ऊपर भी बता देते कि वो साउथ नॉर्थ ब्रिज है। तो नॉर्थ ब्रिज हमने क्लियर इसलिए वहां पे नहीं किया, लेकिन वही है बट ऐसे अननोन वे में नहीं, क्योंकि वहां अच्छे से नहीं दिख रहा है ना। तो जो सीपीयू के पास होता है उसको आप समझो वो नॉर्थ ब्रिज है, और जो उसके बाद होता है वो क्या होता है आपका साउथ ब्रिज होता है। ओके, इन सभी पर बहुत ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज। तो हर चीज को हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन पीसीआई एंड पीसीआई ई स्लॉट, ओके, इसको पढ़ेंगे। रैम स्लॉट, रैम DDR3, DDR2, DDR1 और DDR4 के पावर सप्लाई या वोल्टेज के बारे में बताओ। तो ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो ओवरऑल आपने काफी हार्डवेयर कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, देख लिया कि कैसे ये काम कर रहा है, ये सारी चीजें हैं। हेलो, यस सर, आ रही है सर ऑडियो। हाँ यस सर यस सर। यस सर, यस सर। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं जा रही है?
कुछ ज्यादा इधर उधर से। नो ओके सर। ओके। सो कल हम लोगों ने मदरबोर्ड कंपोनेंट्स एंड फंक्शन इसके देखे थे कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है। अभी टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड देखते हैं। टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड भी जस्ट नॉलेज पर्पस से देखेंगे, इसको भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, मतलब वो करना। हम लोगों ने कल ऑलरेडी इसके टाइप्स को समझा था, अकॉर्डिंग टू सर्वर मदरबोर्ड, अकॉर्डिंग टू लैपटॉप, अकॉर्डिंग टू मदरबोर्ड, ये सारी चीजें होती हैं। बट इनका टेक्निकली क्या बोला जाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए मदरबोर्ड होते हैं, ये एक लेटेस्ट गेमिंग मदरबोर्ड है। आप देख सकते हो, दिस इज गेमिंग मदरबोर्ड। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो एटी मदरबोर्ड। म्यूट कर लीजिए अभिजीत, निखिल, अपने एंड से म्यूट करिए सभी लोग। ओके, सो टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड में यहाँ पे है एटी मदरबोर्ड, ATX मदरबोर्ड, माइक्रो ATX मदरबोर्ड, मिनी ITX मदरबोर्ड, EATX मदरबोर्ड, है ना। इनको इनको फॉर्म फैक्टर बोला जाता है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे ATX मदरबोर्ड जो है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ ATX इज एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ओके, is a motherboard and power supply configuration specification developed by Intel। ये Intel द्वारा डेवलप हुआ था 1995 में। एंड इसका डायमेंशन अगर देखा जाए तो 12x96 इंच के डायमेंशन में आ जाता है, 9.6 इंच के डायमेंशन में। ओके, तो इस तरीके का ये मदरबोर्ड है। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, जो कि 80 मदरबोर्ड, 80 एडवांस टेक्नोलॉजी मदरबोर्ड है, बट ये काफी ओल्ड मदरबोर्ड बोलेंगे, दिस इज ओल्ड टेक्नोलॉजी। आज के समय पर अगर इसको देखा जाए तो इसका यूज नहीं किया जा रहा है ना। अब इसका यूज क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि आज के जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है उनको हाई परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ती है, उनको हैवी CPU चाहिए, हैवी रैम चाहिए, ये सारी चीजें। और ये ओल्ड मदरबोर्ड है तो इसकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं थी। इसमें आप देख रहे हो मैक्सिमम चीजें असाइन भी नहीं की गई या माउंट भी नहीं की गई हैं। लाइक आईओ पोर्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे PS2 एक मतलब कि माउस या कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है। एंड बाकी यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स आपके एक्सटर्नल कार्ड के फॉर्म में लगाने पड़ेंगे, है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे पुराना मदरबोर्ड कुछ ऐसे था, IBM के द्वारा डेवलप हुआ था, 12x13 के फॉर्म फैक्टर में था, राइट। तो ये मदरबोर्ड अभी यूजलेस है। या अगर देखा जाए तो पुराना पेंटियम सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बिलो 7000 8000 एक अच्छा मशीन आप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे बेसिक वर्क के लिए, घर पे ऑफिस का काम करने के लिए, है ना। बेसिक विंडोज 7, विंडोज लोअर वर्जन की विंडोज को यूज करने के लिए तो 7-8 हजार के अंदर आप अच्छा मशीन बना लेंगे। ओके, ये सारी चीजें हैं। माइक्रो ATX मदरबोर्ड कुछ इस तरीके से देखने में है, जो कि एडवांस मदरबोर्ड है और इसको यूज किया जाता है गेमिंग परफॉर्मेंस और प्रोग्रामिंग के लिए, है ना। जो इस समय मैं मदरबोर्ड यूज कर रहा हूँ वो भी हमारा माइक्रो ATX बेस्ड मदरबोर्ड है, जिसमें मैं इस समय जिस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ उसमें भी हमारा जो गेमिंग एंड प्रोग्रामिंग के लिए स्पेशली वो डिजाइन ही है, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है आगे हम लोग देखेंगे भी कि हम अगर इस पे 3 4 5 मशीन वर्चुअली एक साथ ऑन कर देते हैं तब भी हमारे सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं यहाँ पे 2-2 3-3 गेम, चाहे वो 10 GB का हो, 5 GB का हो, कितना हो हैवी गेम हो, हम एक गेम आसानी से प्ले कर सकते हैं और उसका अच्छा आउटपुट हमें देखने को मिल जाता है। तो जो गेमर होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं, माइक्रो ATX बेस्ड मदरबोर्ड यूज करते हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलता है इसमें। ओके, एंड मिनी ATX मदरबोर्ड होता है कुछ इस तरीके से, एंड EATX मदरबोर्ड होता है। मिनी ATX मदरबोर्ड जो होता है ये वाया टेक्नोलॉजी द्वारा 2001 में डेवलप हुआ था। एंड इसका थोड़ा सा जो कॉन्फ़िगरेशन है, मिनी इन द सेंस स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, बाकी इसमें भी सारी चीजें आप अच्छे से कॉन्फ़िगर करके यूज कर सकते हैं, काफी हैवी इसमें भी आप टास्क प्ले कर सकते हैं। ओके, ऐसे हमारा ETX मदरबोर्ड है, ये भी हमारा काफी बड़े डायमेंशन में आ जाता है इन कंपेयर ऑफ लेटेस्ट मदरबोर्ड। बट इसमें सॉकेट बेस्ड सारी चीजें यहाँ पे देखो दे रहा है कि ये सॉकेट बेस पर है, ड्यूअल सॉकेट बेस पर है, राइट। तो ड्यूअल सॉकेट बेस क्या दिया हुआ है कि EETX
EATX मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड के साथ इनहेंस करके यहाँ पे दिया हुआ है। और एक्सटेंडेड मतलब कि यहाँ पे एडिशनल आपको सॉकेट मिल जाता है आपके प्रोसेसर के लिए और इसके लिए। और EATX टाइप के मदरबोर्ड आप सर्वर जैसे यूजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। सर्वर वगैरह जहाँ पे यूज करना हो, ये सारी चीजें तो कैटेगराइज रहता है। इन केस कभी भी कंपनी या कहीं पर भी आपको सर्वर यूज करना है, या आपको हैवी टास्क के लिए कोई कंप्यूटर सिस्टम असाइन करना, लाइक आपको वेबसाइट लॉन्च करनी है, कुछ भी ऐसे कभी प्रोडक्शन में ऐसा होता है और आप हार्डवेयर इंजीनियर वहां पे, और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा हार्डवेयर इसके लिए सुटेबल है, तो आप डायरेक्ट ये नहीं बोलोगे कि i3 i5 ऐसा कुछ है, उसके लिए आप बोलोगे वेंडर सपोर्ट, और ये सारी चीजें लेनी पड़ती हैं। वेंडर सपोर्ट लाइक डेल का सर्वर लगाना है, HP का लगाना है, सिस्को का लगाना है, किसका लगाना है, तो उसकी वेबसाइट पर उनके कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, आप वहां से उनसे कॉन्टेक्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप ऑन प्रीमाइसेस पर सर्वर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। तो ये सारी चीजें। इसके अलावा ये कुछ टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड रहे, एंड देन हमारा आ जाता है मेमोरी। मेमोरी का ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, या वेबसाइट पे मैंने नोट्स आप लोगों को बताया ही था, वहां से ये सब है। हार्डवेयर का एटलीस्ट नोट्स आप लोगों को कहीं नहीं मिलता है, खरीदने पर भी नहीं मिलता है, तो वैसे इतना मतलब अच्छे से डिजाइन करके नहीं मिलेगा, तो वेबसाइट से देख लेंगे या इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेमोरी एक पेज में आप पूरी अच्छी तरीके से समझ सकते हो, है ना। लाइक कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, सर्वर हो, उसमें मेमोरी का क्या एलोकेशन होता है, मेमोरी का फॉर्म फैक्टर क्या होता है, सारी डिटेल्स यहाँ पे है। कंप्यूटर के अंदर दो तरीके की मेमोरी होती है, दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी एंड दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी। फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी आ जाता है, लाइक दिस इज फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी एंड दिस इज सेकेंड प्राइमरी मेमोरी, ओके। रैम जो कि वोलाटाइल या टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी बोला जाता है, रोम परमानेंटली स्टोरेज मेमोरी बोला जाता है, या नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है, ओके। मेमोरी आर मेमोरी जो भी आप बोलो इसको। एंड सेकेंडरी मेमोरी में आपका आ जाता है जो भी परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस होती है, नॉट परमानेंट। परमानेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लाइक अगर आपने एक हार्ड डिस्क के अंदर डेटा स्टोर किया, चाहे वो SSD हो, HDD हो, साटा हो, पाटा हो, ये सब हार्ड डिस्क के नाम है, और इनके स्पीड और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया। OD ऑप्टिकल डिस्क हो जाता है यहाँ पे, यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाता है, मल्टीमीडिया कार्ड हो जाता है। तो ये जितनी भी मेमोरी है इन सभी में आप डेटा स्टोर करते हो। आई थिंक जब पहले मोबाइल हम लोग लेते थे तो उसमें कोई 8 GB की चिप लगवाता था डेटा स्टोर करने के लिए, क्योंकि उतना ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं था। आज तो मोबाइल के अंदर इनबिल्ट मेमोरी आ रहा है, 512 GB, 1 GB ऐसे करके आ जा रहा है, राइट। तो मल्टीमीडिया कार्ड की या मल्टीमीडिया मेमोरी की जरूरत नहीं है, बट USB फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव वगैरह में भी डेटा स्टोर किया जाता है। और परमानेंट डेटा स्टोरेज होता है, जब तक यूजर उसको डिलीट नहीं करेगा तब तक ये डिलीट नहीं होता है। तो ये सेकेंडरी टाइप के मेमोरी में आपका सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब यहाँ पे HDD आप लोग जानते हो, SSD जानते हो। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, जो कि लेटेस्ट जितनी भी मशीनें हैं सब इसी पर आ रही हैं, क्योंकि नॉर्मल हार्ड डिस्क के कंपेयर में आपकी SSD की जो स्पीड होती है वो 10 टाइम फास्ट होती है, और मोर देन दिस आप बोल सकते हो। यानी कि अगर मैं करंटली दिखाऊं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे क्या परफॉर्मेंस है, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाउ यू कैन सी। देखो यहाँ पे CPU का जो परफॉर्मेंस है वो कितना है, 15%। डिस्क आप देखो SSD यूज करने की वजह से 0% है। यानी कि विंडोज 11 इतना हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के बाद हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क का डेटा या डिस्क का स्पीड यूज कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 0% से लेके 1% जा रहा है ना। अगर यही हार्ड डिस्क होता तो विंडोज 11 पे शायद 80%, 70%, 50% प्लस वो ऐसे ही फुल करके रखता। तो बेटर ऑप्शन है कि अगर आपकी मशीन आज एक काम को 1 मिनट में कर रही है और उसके अंदर हार्ड डिस्क लगा हुआ है, उसके अंदर आपने SSD लगवा दिया, तो वही काम आपका 10 टाइम फास्ट हो जाएगा। 1 मिनट के वजह डिवाइडेड बाई 6 करिए, 6 सेकेंड के अंदर वो काम होगा, राइट। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो काफी एडवांस SSD है। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है लाइक ऑप्टिकल डिस्क, OD। OD क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है,
What is OD? CD DVD. Yes, like CD, DVD and BD. ओके, तो ये हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम इधर देखें रैम, रैम दो टाइप्स के अवेलेबल होते हैं, एस रैम सिंक्रोनियस रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम की कैटेगरी आप देखो एस डी रैम और आर डी रैम, सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आर डी रैम को डिवाइड किया गया है DDR एस डी रैम और DDR की कैटेगरी बना दी गई है, लाइक DDR1 पहला जनरेशन, फर्दर जनरेशन इसका 2, अनदर वन 3, अनदर वन 4। ओके, ऐसे करके इनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं। अब DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 आज के समय पर अगर देखा जाए DDR4 मेमोरी हर एक मशीन के अंदर इनबिल्ट होके आ रही है, राइट। जो भी 10th जनरेशन 11th जनरेशन के हम लोग CPU प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, राइट। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो DDR3 के रैम पर अभी भी काम कर रहे हैं? देखा जाए क्या रेशियो है अभी यूजर का। कितने लोग? कोई नहीं? और कितने लोग DDR4 पर हैं? सर मेरा DDR4 पे है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं क्या यूज कर रहा हूं, यहाँ पे कहीं लिखा है DDR ड्यूअल डेटा रीड, तो यहाँ पे 100 डी में 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर है। और यहाँ पे कोई DDR और इसका वो नहीं है, बट ये DDR4 मेमोरी है क्योंकि स्पीड इसका 3200 FSB यूज हो रहा है, इसी से मुझे कंफर्म हो रहा है, राइट, कि ये इतनी कैपेबल मेमोरी यही हो सकती है, राइट। तो ये सारी चीजें प्लस हाँ सर चेक कैसे कर सकते हैं DDR3 है कि 4 है? पिंस वोल्टेज के अकॉर्डिंग आगे बताया जा रहा है। नहीं मतलब जैसे अभी आपने पूछा ना कि DDR3 है या 4 है, तो अगर जैसे मैं चेक करना चाह रहा हूँ तो वो कोई हाँ, तो कमांड है या नहीं, FSB पता करेंगे, वोल्टेज से पता करेंगे। अभी सिस्टम अच्छा, इंफॉर्मेशन में निकाल के दिखा रहा हूँ ना, ठीक? हाँ वो उसी में मेरा भी 2400 मेगाहर्ट्ज और सोडेम ही आ रहा है। हाँ, तो सोडियम है क्योंकि लैपटॉप के अंदर जो मेमोरी होती है वो सोडियम होती है। ओके ओके हाँ, ओके। लैपटॉप के अंदर सोडियम होता है। और और जो 24 मेगाहर्ट्ज 24 मेगाहर्ट्ज मतलब वो फ्रिक्वेंसी है, 2400 सॉरी। हाँ 2400 होगा, 26000 होगा। अभी तो आई थिंक 40 प्लस जा रहा है ना। तो अभी हम लोग फ्रिक्वेंसी से पता करेंगे, वोल्टेज से पता करेंगे एंड सिस्टम इंफॉर्मेशन से पता करेंगे कि क्या वहां पे मेमोरी है। या तो फिर अगर आप रैम को फिजिकली हाथ में लेते हो तो तुरंत पता चल जाएगा। मैं अभी बताता हूँ कैसे, ठीक है। थैंक यू। तो या तो एक कमांड आप टाइप करिए अभी सिस्टम पे, सिस्टम इन्फो कमांड प्रॉम्प्ट खोल के दिखा देगा, या MS Info 32। बट आगे चल के सीखते हैं ना एक एक करके। तो ये सारी चीजें हो गई। एंड DDR1, DDR2, DDR3, अब इसके बारे में भी बात करना बेकार है क्योंकि DDR3 इज ओके, क्योंकि ये अभी भी 50% मार्केट में कैप्चर है। जो पुराने लैपटॉप हैं, डिवाइसेस हैं, उन पे है। अब ऐसा भी नहीं है कि DDR3 पे आप DDR4 लगा दो, या कोई ऐसा मदरबोर्ड बना है जिसपे DDR3 भी काम कर रहा है और DDR4 भी, ऐसा भी नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेजर करनी पड़ती है। मेमोरी का जो कंपैरिजन होता है, अब आपके पास अगर i3 मशीन है और आपका मदरबोर्ड जो है वो मैक्सिमम 2400 FSB यानी कि जो मेगाहर्ट्ज अभी आपने बताया 2400 का सपोर्ट कर रहा है, 2400 का, और आप उसमें DDR4 रैम लगा रहे हो जो कि 3200 FSB का है, तो ऑटोमेटिक इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और ये मैक्सिमम कितना दिखाएगा? 2400 दिखाएगा, भले ही आप उसका एडवांस लगा देते हो, है ना। तो ये याद रखिए। तो सर DDR4 में बहुत बार फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती तो वो चलता भी तो नहीं है ना सर, रैम दिखाता भी नहीं हाँ, है, प्रॉब्लम आती है जैसे मान वाली। लिया कि ये डेटा रीड मेमोरी है ना। समझो कि एक पाथ है और दो बंदे, मतलब ये दो पाथ है, यहाँ पे दो लोग हैं। अब ये बंदा क्या करता है कि बोलता है कि ये हमारे पास एक XYZ डेटा है, XYZ डेटा है, इसको यहाँ तक भेजना है प्रोसेसर तक, ठीक है।
तो अगर ये जो बंदा है ये क्या करता है, कहता है कि मैं x को कैरी करता हूं, तो ये क्या करेगा, अगर मान लिया कि एक पर आपने 2400 एफएसबी पे लगा रखा है, एक पर आपने 1600 एफएसबी पर लगा रखा है, तो क्या ये दोनों एक साथ ट्रेवल कर पाएंगे? नहीं सर। नहीं ना। नहीं कर और मान पाएंगे। लिया कि अगर आपने एक तरफ 8 GB लगा रखा है और एक तरफ आपने 4 GB, तो क्या ये दोनों कैपेबल हैं? नहीं सर। नहीं है। तो वही है कि एक बाइक रेसिंग है, तो एक तरफ आपने मतलब 200 सीसी का इंजन वाला बाइक लगा दिया और एक तरफ आप साइकिल को लगा दिए हैं, है ना, तो वो डेटा साथ में नहीं पहुंचा पाएगा प्रोसेसर को। तो कहीं ना कहीं जो स्लो है उसका डेटा जब तक प्रोसेसर के पास जाएगा नहीं, प्रोसेसर फंक्शन नहीं करेगा। और जब प्रोसेसर फंक्शन नहीं करेगा तो जो हाई स्पीड होने के बाद पहले पहुंच भी गया है, तो उसका डेटा आधा या मान लिया कुछ डेटा उधर है, वो जब तक जाएगा नहीं कंप्लीट हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? यस सर। यस सर। तो कुछ इस तरीके से टेक्निकली इनसाइड ऑफ वर्क होता है। आगे अभी हम लोग इसको समझेंगे, फ्रिक्वेंसी कैसे होती है, कितनी होती है, मिनिमम मैक्सिमम क्या फ्रिक्वेंसी है। तो ये हमारा हो गया। तो DDR3 एंड DDR4 को हमें यहाँ से अच्छे से समझना है। और इसके अलावा यहाँ पे रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, एरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इलेक्ट्रिकल एरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। तो ये पी रोम है, रोम, जिसके अंदर आपका प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, राइट। तो इसको एक एक करके डिफाइन करते हैं। लाइक रैम, रैम जो होता है एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो रैंडमली डेटा को स्टोर करता है। यानी कि अभी जितना भी मैं काम कर रहा हूँ, ये पीपीटी ओपन कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, ये सब कुछ करंट में जो भी काम हो रहा है हमारे किस मेमोरी में सेव है? हमारे रैम पर सेव है। हमारा जो विंडोज 11 इस समय रन हो रहा है वो कहाँ पे चल रहा है, उसकी कहाँ से फाइल एग्जीक्यूट हो रही है प्रोसेसर तक? रैम से हो रही है। तो यानी कि करंट जैसे हमारा सिस्टम ऑफ होगा, अब देखो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे फॉर एग्जांपल 8 GB का रैम है और मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम पे एक टास्क ओपन किया जिसको 4 GB रैम अलॉट हुआ, और विंडोज 10 हमारा ऑलरेडी 3 GB रैम अलॉट मतलब यूज कर रहा है। टोटल कितना हो गया? 7 GB। ओके, तो 7 GB होने के बाद टोटल हमारा मेमोरी कितना है? 1 GB, सॉरी 8 GB। तो रिमेनिंग कितना बचा हुआ है हमारा? 1 GB। हाँ जी सर। तो ये टेम्परेरी मेमोरी अगर नहीं होता तो आपका फुल हो जाता है ना, और दूसरा प्रोसेस आप कर नहीं पाते। तो एक ऐसा ये टूल है जो कि आपके करंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है और उसको क्लियर करता रहता है, प्रोसेस कंप्लीट। और जब डेटा की जरूरत नहीं है, डेटा को आप अभी मैं इसको क्लोज कर दूं तो इसका इसका ट्रैफिक ये डाउन कर देगा, अगर मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूं तो, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका प्रोसेसिंग, इसका जो फाइल है ये अपने रैम से हटा देगा, राइट। तो ये सारा प्रोसेस रैम का होता है। करंट जितना भी प्रोसेस चल रहा है, रनिंग प्रोसेस, वो हमारे रैम के ऊपर चल रहा होता है। तो अब यहाँ पे डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, SRAM है। इतना पुराना टेक्नोलॉजी और ये सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आप लोग वहाँ नोट उसमें है, देख लेंगे। ओके, हम आ जाते हैं अपने फ्रिक्वेंसी पर, जो कि DDR1, DDR2, DDR3 एंड DDR4। इसमें भी DDR1 एंड DDR2 शायद आप नहीं देख पाएंगे इंडस्ट्री के अंदर या कहीं पर भी। अगर 10 साल 15 साल पुराना सिस्टम है तो शायद आपको देखने को मिले। बट अब देखो यहाँ पे DDR1, ये मेमोरी अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम पे है तो इसका कितना क्लॉक स्पीड है? क्लॉक पर सेकेंड कैलकुलेट करने की स्पीड की जो कैपेबिलिटी होती है वो क्लॉक स्पीड बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे कितना रेट से ये दे रहा है? 100 to 200 मेगाहर्ट्ज। ओके, ठीक है, ये सिमिलर क्लॉक स्पीड है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखो ट्रांसफर स्पीड, यहाँ पे क्या दे रहा है? ये ट्रांसफर रेट MT, मेगा ट्रांसफर पर सेकेंड। ओके, तो ये 200 मेगा ट्रांसफर पर सेकेंड से लेके MTPS, नॉट MBPS और MBPS, मेगा बाइट और बिट में नहीं है। ओके, मेगा ट्रांसफर पर सेकेंड में 200 से लेके 240। एंड इसके कैपेसिटी जो है 128 MB का मेमोरी आता था। तो आज के सिस्टम पे अगर 128, सॉरी नॉट GB, MB, 128 MB तो मोबाइल में नहीं आ रहा है, 4 GB 8 GB का मोबाइल में सपोर्ट मिल रहा है ना। तो ये वही मैंने कहा कि बहुत पुराना मतलब प्रोसेस है या मेमोरी है, इसको अभी यूज में नहीं लिया जाता है।
256 MB में आता था, 512 एंड मैक्सिमम 1 GB की कैपेबिलिटी में आता था। इसमें 200 पिन आपके सोडियम में होता था, यानी कि लैपटॉप के अंदर लगने वाली मेमोरी। दिस इज फॉर लैपटॉप नोटबुक, और ये आपका डेस्कटॉप। एम आई राइट? क्लियर है सबको? कैसे पहचानेंगे? यस सर। हेलो। तो थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, दो चीजें याद करना है। पहले तो देख लो ये आपका फ्रिक्वेंसी रेट कितना आ रहा है मेगाहर्ट्ज में, अगर इसके आसपास है तो मतलब DDR1 है, या तो फिर इसमें 2.45 से लेके 2.6 वोल्टेज तक का पावर सप्लाई ये कंज्यूम कर रहा होगा। आपके मदरबोर्ड स्लॉट पर जहाँ पे ये होगा ना, वहां पे लिखा होगा 2.5 वोल्ट, ऐसे समझ जाना कि वहां पे कौन सा रैम लगना है, राइट? या तो फिर वहां पे पिन लिखा हुआ है 200 पिन या 200, तो समझ जाना कि वहां पे कौन सा लगा हुआ है। अगर 184 लगा हुआ है तो मतलब आपके मदरबोर्ड में कौन सा रैम लगा हुआ है? DDR1। ओके, ऐसे ही DDR2 है तो फ्रिक्वेंसी रेट एंड देन मैक्सिमम स्पीड 4 GB तक है 1.8 वोल्ट पर, और 200 पिन होता था लैपटॉप के लिए, 240 पिन होता था डेस्कटॉप के कंप्यूटर सिस्टम के लिए। DDR3 ये पूछा जा सकता है आपसे, या इसके बारे में आपको ट्रबल शूटिंग या काम करने को मिलेगा। कंपनी में मान लिया 4 लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, अब या कंपनी में 200 कंप्यूटर सिस्टम है, 200 कंप्यूटर में भी किसी रैम पर कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आपको सबसे पहले रैम को आइडेंटिफाई करना है कि रैम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर रैम काम नहीं कर रहा होगा तो फिजिकल मेमोरी एरर आएगा। क्या आएगा? फिजिकल मेमोरी एरर। या तो फिर आपका सिस्टम चलते चलते हैंग हो जाएगा, या तो फिर आपका सिस्टम चलते चलते क्या होगा? ब्लू स्क्रीन देने लगेगा। ओके, तो ऐसी कंडीशन में ट्रबल शूटिंग भी आपको करनी पड़ती है रैम से रिलेटेड। सबसे पहले आपको क्या ट्रबल शूट करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1, यही यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना? टेक्नोलॉजी तो आप पढ़ लेंगे कहीं से भी, बट एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि मान लिया 200 कंप्यूटर सिस्टम में 10 कंप्यूटर में डेली प्रॉब्लम हो रही है, या तो बार बार रीस्टार्ट का, या तो ब्लू स्क्रीन आने का। मैं दिखाता हूँ, शायद ऐसा आप लोगों ने कभी प्रॉब्लम फेस किया हो। जैसे ब्लू डंप आ रहा है सर। BSOD एरर, देखो ऐसे आएगा। ये हार्ड डिस्क की भी प्रॉब्लम, यानी कि मेमोरी की प्रॉब्लम से आएगा, चाहे वो स्टोरेज हो या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी हो, तो ये ऐसा आ जाता है। या तो फिर फिजिकल मेमोरी डंप एरर लिख के आ जाएगा ब्लैक स्क्रीन पर। देख रहे हो ऐसे करके? तो ब्लू स्क्रीन एरर में ये सारी चीजें आ जाती हैं। क्लियर है? देखो, विंडोज फिजिकल मेमोरी डंप एरर फिक्स्ड, तो यानी कि रैम को आपको फिक्स करना पड़ेगा। रैम के इश्यूज होते हैं, इनको फिक्स करना पड़ेगा, राइट? अब ये फिक्स कैसे करते हैं, कोई बता सकता है? सर राम को निकाल के और इरेजर पे क्लीन करके फिर डालते हैं। यस, रैम को अनइंस्टॉल कर देंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद आप जो भी स्लॉट है उस स्लॉट को एक स्मूथ ब्रश लेंगे, है ना? या टीथ ब्रश नहीं लेंगे, टीथ ब्रश बहुत हार्ड होता है, इसके लिए ब्रश आते हैं, राइट? और कोई भी तरीके का लिक्विड नहीं यूज करना, उसको प्रॉपर तरीके से हल्के उससे क्लीन करना है, और हल्का सा ब्लोवर चला देना है, राइट? ये एक प्रॉपर तरीका है। उसके बाद आपके ब्रश को, मतलब आपके जो रैम है उनकी पिंस को इरेजर रबर से उसको क्या करना है, हल्का हल्का, बहुत हल्का सा, क्योंकि उसके ऊपर नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड चिप्स लगी होती हैं, राइट? आईसीज लगी होती हैं, उन पे अगर आपने रगड़ दिया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, वो डैमेज हो जाएंगी। क्योंकि पिन ऐसे अगर रैम है ना, तो ऐसे कहीं कट होगा छोटा सा, उसके बाद ऐसे फिर होगा, एंड यहाँ पे बहुत सारी पिन्स ऐसे होंगी, 240 पिन और 200 पिन, इसके ऊपर सब आईसीज लगी होंगी ऐसे। तो आपको इन पिंस को बस इरेजर से क्या कर लेना है, क्लीन कर देना है, राइट? उसके बाद आप उसको यूज करेंगे। तो ये हमारा 204 पिंस का आ जाता था 1.5 वोल्ट पर DDR3 फॉर सोडियम के लिए, एंड माइक्रो डिम के लिए, या सॉरी डिम स्लॉट के लिए 240 पिन का आ जाता था। ओके, बट वोल्टेज में काफी डिफरेंस है, 1.8 एंड 1.5। जैसे जैसे लेटेस्ट अपग्रेडेशन होता जा रहा है, उतना कम इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो है ना, मतलब कि उतना कम वोल्टेज पावर सप्लाई पे काम कर रही है ना? पहले देखो बड़ी बड़ी एसी और ये सारी चीजें हैं,
वो 1 घंटे चला दो तो कितना बिल आ जाता है, बट आज के समय पर देखो, है ना, कि उसमें 5 स्टार, कितना, जितना अच्छा स्टार रेटिंग होगा उतना अच्छा वो ऑप्टिमाइज होकर चलता है, बिल उतना कम आता है। तो ये सब एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है जो कि नैनो चिप के होने की वजह से ऐसा हुआ है। अपकमिंग टेक्नोलॉजी नैनो चिप का है कि इंडिया मैन्युफैक्चर करने जा रहा है और उसमें भी बहुत एडवांस प्रॉफिट होने वाला है चिप इंडस्ट्री को। और हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो घर के यूज से लेके कंप्यूटर के यूज तक के, सभी लगभग में 30-40% डाउन होंगे, है ना, प्राइसेस में लेकर, यानी मोबाइल और हर चीज बहुत कम रेट पे मिलेगा। जैसे फॉरेन में आप देखते हो ना कि एक फोन है वो वहां पे 7,000 का मिल रहा है, तो इंडिया में वो 12,000 का होगा, है ना, इतना डिफरेंस होता है। उसके बाद कस्टम ड्यूटी एंड बहुत सारी चीजें होती हैं, तो काफी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। मे बी ऐसा कुछ हो रहा है अपग्रेडेशन इंडस्ट्रियल सिटीज में। तो अभी मेरे पास ज्यादा डिटेल नहीं है तो मैं नाम नहीं ले रहा। DDR4 है यहाँ पे। DDR4 एक सबसे अपडेटेड मेमोरी है और इसमें 2133 मेगा हर्ट से लेकर ये 4266, यानी कि देखो आपका ये अपडेटेड नहीं है, ये 2400 तक के मेगाहर्ट्ज पर, मतलब कि FSB या मेगाहर्ट्ज पर काम करेगा, बट 4266 तक ये काम करने वाला है और 64 GB की कैपेसिटी में आता है। 1.2 वोल्ट पर ऑपरेट होता है और 1.5 वोल्ट पर, एंड 256 पिंस आपका इधर आ जाता है और 288 पिंस आपका डेस्कटॉप मदरबोर्ड के लिए आ जाता है। तो ये हमें मेमोरी के कैपेबिलिटी होती है। अब अगर हमें ये पता करना हो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे मेमोरी एलोकेशन डिटेल क्या है, तो कुछ कमांड्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लेट मी शो। लाइक यहाँ पे आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना या विंडो आर करके रन ओपन करना और यहाँ पे लिखना MSINFO32। मुझे नहीं पता इसके अंदर डेटा है कि नहीं है, बट कंप्लीट सिस्टम की इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए ये प्रोसेस है। मैंने इस पे एंटर किया और मुझे यहाँ पे, अभी मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें मैं नहीं यहाँ पे दिखा सकता। यस, ऐसे। तो यहाँ पे देख रहे हो सिस्टम मॉडल, मैन्युफैक्चर, बायोस डिटेल एंड एवरीथिंग। आ जाते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट में। अभी ये सेलेक्ट कर रहा है। मेमोरी में आ जाते हैं एंड लेट मी शो कितनी मेमोरी हमारे पास लगा है। तो यहाँ पे मेमोरी का जस्ट रिसोर्स कोड दिया हुआ है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं और डिटेल, डिटेल में चेक करना बता रहा हूँ। वहां से अदर कंपोनेंट की डिटेल मुझे मिल जा रही है। तो मैं यहाँ पे अब सर आपकी लिखता, स्क्रीन शेयर्ड है क्या? हाँ नहीं, अभी आपने डिटेल जो बताई वो शायद शेयर्ड नहीं नहीं करी थी नहीं, शायद आपने। मैंने हटा दिया था वो। ओके ओके जैसे ओके, बहुत सारी ऑल राइट, चीजें होती ऑल है राइट। ना कि जी जी अपने जी जी कंप्यूटर जी। सिस्टम की, वो मैं नहीं दिखा सकता। ओके ओके ओके, नो वो जब प्रॉब्लम। सिक्योरिटी आपको पढ़ाएंगे ना तो बहुत सारी चीजें जी हम जी लोग जी उसमें डिस्कस करेंगे, राइट। जी जी सर, जी सर, जी तो सर। मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा कुछ प्राइवेट डेटा हमारे सिस्टम का ना रहे, MS इन्फो, क्योंकि वीडियोस यूट्यूब पे ये 2-3 वीडियोस पड़ेंगी, है ना, तो कोई भी उसको मिसयूज कर सकता है। जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम इन्फो और 1 मिनट मैं देखूं। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे ये कमांड टाइप करिए, अगर कंप्यूटर लैपटॉप या किसी से लॉगिन है तो सिस्टम इन्फो लिख के एंटर सर। करिए। इंटर ओके सर। करेंगे तो ऐसे ही कैलकुलेट करके दिखाएगा, राइट, ऐसे करके। तो ओके, आ रहा है सर एग्जीक्यूशन। ये देखो टोटल मेमोरी डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है 16 GB का, बट ये हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है कि हमारा कौन सा वर्जन का या उसका है, राइट। तो इससे भी नहीं हमें मिला। ओके, एक ऑप्शन मैं और देख लेता हूँ।
हम्म, रिसोर्स मॉनिटर मुझे दिखाना है आप लोगों को, मैं भी बताता हूँ स्टेप कैसे है। 1 मिनट। तो ये हमारे पास एक मेमोरी का डिटेल आया, सोडियम है यानी कि लैपटॉप के लिए है, और एफएसबी कितना है 3200 मेगाहर्ट्ज। तो ये किसमें था DDR4। DDR4। तो एक कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिला, बट और कुछ है मैं उसको भी देखता हूँ। लाइक ओपन रिसोर्स मॉनिटर में चेक करता हूँ एंड नहीं, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग चेक करिए, एक कमांड टाइप करिए अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, या तो नोट कर लीजिए, ये वाला याद रखना, यहाँ से एफएसबी से आप पता कर लोगे कैसे क्या है। और टास्क mgr लिख के आप कमांड से वो कर लेंगे। दूसरी कमांड आप टाइप कर सकते हो सिस्टम इन्फो CMD पर। एक और मैं एक तो आपको, शायद रन कमांड में ms info 32 भी टाइप करने पर हाँ आ जाता है। हाँ रन में करिए यहाँ पे MSINFO32। मैंने जो वो व्हाइट स्क्रीन पे सारा डेटा आया था ना पहली बार, वो इसी से आया था, है ना। तो इस ओके तरीके सर। से आएगा, इस तरीके से आप इसमें अपना पूरा देखेंगे, हार्डवेयर में आके मेमोरी के बारे में पूरा दिखाएगा, है ना। तो इसके बारे में भी आप यहाँ से पा जाएंगे। प्लस कंपोनेंट में आएंगे तो एक एक कंपोनेंट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है और डिटेल में देख सकते हैं, बट कुछ इसमें प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है। दूसरी चीज यहीं पे आप टाइप करेंगे सिस्टम इन्फो, कंप्लीट सिस्टम इंफॉर्मेशन की डिटेल आ जाएगी। SYSTEMINFO32 सिस्टम इन्फो 32। नहीं, सिस्टम इन्फो सिर्फ लिख के एंटर कर दो, थोड़ी देर कैलकुलेट करके डेटा दिखा देगा, ठीक है। अब इसमें से सारी डिटेल से आप देख सकते हैं। और सर इसके, हाँ जी, सर मेमोरी लीकेज देख सकते हैं क्या, मेमोरी लीकेज? हाँ सर वो कैसे दिखते हैं, फिर देखते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए और सिस्टम के हार्डवेयर को WMIC एंटर करिए एंड -H एंटर, वेट -H एंटर। ओके, तो यहाँ पे लिखिए CPU के बारे में ये बताएगा। आर्किटेक्चर देख सकते हैं हम लोग, क्या यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ से जस्ट टैब की प्रेस करिए, आगे बढ़ता जाएगा। कैश मेमोरी वगैरह यहाँ से आप एलोकेट कर सकते हो। मैक्सिमम क्लॉक स्पीड ये अलग है CPU का। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी है। ओके, सिस्टम अपडेट से लेके, ओके, तो जैसे ये हमें यहाँ पे मिला, इसके अलावा हम यहाँ पे और देख सकते हैं। WMIC गेट मेमोरी स्पीड, गेट मेमोरी वर्जन। तो यहाँ पे मेमोरी चिप गेट डिवाइस, आई थिंक लोकेटर, मेमोरी टाइप,
तो ये दिखा देगा यहाँ पे कितने चैनल की मेमोरी है ना। ये एक कमांड है, आप देख सकते हैं। बाकी सबसे इजी तरीका टास्क mgr से आप देख लें, है ना। टास्क mgr से आप देख सकते हो, और फाइनली आप मेमोरी को आउट करके चेक कर सकते हो। जब आप मेमोरी को लाइक DDR4 सोडियम रैम एंटर, तो मेमोरी यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा रहेगा साफ, DDR4 है, DDR2 है, DDR3 है, क्या है। अगर इन केस ये स्टिकर हट जाता है, कंपनी या प्रोडक्शन में काम करते हुए बहुत पुराने सिस्टम हो जाते हैं, आपको नहीं पता चल पा रहा है, देन ऑलरेडी मैंने बताया इसकी पिंस का नंबर यहाँ पे लिखा होता है, एक साइड इधर होगा या इधर होगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं या कहीं दिख नहीं होगा, उस साइड या तो दिख रहा होगा, तो वो लिखा होगा एक साइड का जितना होगा उस। तो अभी मेमोरी यहाँ से भी पहचानने आ जाएगा। इस पे बायोस में ऑपरेटिंग भी दिखाता है वोल्टेज, क्या सर? हाँ बायोस, बायोस में तो पूरी डिटेल ही वहीं पे आती है, बायोस नहीं पढ़ेंगे आप। मतलब, नहीं हाँ मतलब DDR3 DDR4 बायोस में भी दिखा सकता है ना? हाँ, वहां पे दिखाएगा फ्रिक्वेंसी एंड ओके ओके, चैनल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जी सर। तो जितने चैनल आपके लगे होंगे, जैसे 2 3, वो सब वहां पे दिखाएगा, ठीक है। हार्ड डिस्क का भी चैनल वहां पे दिखाता है। तो देखो यहाँ पे ये डिटेल हटाया गया है, बट फिर भी प्रोडक्ट ओरिजिन 000 का मतलब यहाँ पे कोई डिटेल था बट हटा दिया गया है। कोई और यहाँ पे देखेंगे तो वही मैंने कहा कि ये सब हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, इनकी डिटेल्स आपको हमेशा सेफ रखनी है, राइट। तो यहाँ से भी आप पता कर लेंगे DDR4 सोडियम है, ओके, ऐसे करके। क्रूशियल का एक यहाँ पे है, कोई अनदर, ये देख लो आप 1.2 वोल्ट। अब ये 1.2 वोल्ट मतलब 1.2 और 1.05 का मतलब DDR4, इससे पता कर लेंगे। यहाँ पे आप देखो फ्रिक्वेंसी कितना दिखा रहा है, 3200, इससे पता कर लेंगे। इसका मॉडल नंबर ये सब तो अलग चीज है, राइट। इसकी कैपेसिटी आप देख सकते हो, ओके, कितना है। तो ये कुछ तरीका है। प्लस यहाँ पे देखिए इधर साइड या दूसरी साइड कहीं पे आपका पिन नंबर भी अलोकेट रहता है, यहाँ पे छोटा सा लिखा होगा इधर। तो अब पहचानने का आपके पास कितना तरीका हो गया। पहला, टास्क मैनेजर से फ्रिक्वेंसी रेट आप देख लें। दूसरी चीज, सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाके कुछ डिटेल आप वहां से पता कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट आप क्या देख सकते हो, रैम आपका फिजिकल आपके पास होगा, है ना। फिजिकल रैम आपके पास है तो उससे पता कर लेंगे। फ्रिक्वेंसी, सॉरी, वोल्टेज से पता कर लेंगे। और अगर आप चाहते हो कि रैम फिजिकली हमें नहीं लेना है, या जो कुछ भी हमें कमांड से ही पता करना है, ऐसा कोई जिद है, तो अभी जो कमांड वहां पे था ना मेमोरी एलोकेटर का, उसको आपने टाइप करना पड़ेगा। तो उसको टाइप करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। कमांड प्रॉम्प्ट लेकिन आपका किससे होना चाहिए, system32 यानी कि रन एज एडमिन से होना चाहिए। और उसके बाद आप यहाँ पे टाइप करोगे लाइक WMIC टाइप करने के बाद जस्ट आप एंटर की प्रेस कर लेंगे, ओके। और यहाँ पे आप एक या तो WMIC के साथ पूरा आप यहाँ पे एक साथ लिखिए, WMIC ऑटोमेटिक एलोकेट कर लेगा। WMIC आप सिस्टम के अंदर जाके डिटेल चेक कर सकते हैं। तो ये पूरी कमांड है MEMORY, मेमोरी चिप के बारे में स्पेस देना है, गेट करना है डिवाइस लोकेटर, यही कमांड था, डिवाइस लोकेटर, स्पेस देना, सॉरी कॉमा देना है, एंड मेमोरी टाइप मुझे चेक करना था, MEMORYTYPE, एंटर। तो कह रहा है यहाँ पे मेमोरी टाइप हमारा डिवाइस लोकेटर में बॉटम स्लॉट 1 जो है, एंड एक स्लॉट यहाँ पे फ्री है, यानी कि एक ही स्लॉट यूज किया गया है। 2 स्लॉट में से एक स्लॉट यूज है और एक स्लॉट हमारा वहां पे फ्री है। लेकिन अभी भी यहाँ पे हमें ये नहीं दिखा रहा है कि हमारा साइज कितना है ना, लाइक 3200 FSP पे या कैसे क्या है। तो मे बी ये विंडोज 11 के अंदर ऐसा कुछ हो। कोई और आप में से है जो विंडोज 10 पर कुछ काम कर रहा है, यस सर। जरा सेम कमांड टाइप करिए। मैं इसको कमांड मैं चैट बॉक्स में शेयर करता हूँ, चैट बॉक्स से आप कॉपी पेस्ट कर लो।
गलत नहीं होना यस चाहिए। सर। हाँ देखिए, टू स्लॉट आ रहा है राइट वाला में। मैं आपको क्या आ रहा है? टू स्लॉट आ रहा है मेरा। हाँ उसमें देखो 2432 ऐसे कुछ लिख के आ रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। 24 आ रहा है मेरा। हाँ तो मेरा आ रहा है 24। हाँ, फॉर्म फैक्टर यहाँ पे 12 का है। फॉर्म फैक्टर से भी यहाँ पे फॉर्म फैक्टर पता चलेगा, बट फॉर्म फैक्टर इज नॉट गुड एनफ फॉर DDR1 DDR2 आइडेंटिफिकेशन। तो एक और कमांड हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, मे बी डिटेल मुझे मिले। WMIC टाइप करो स्पेस, बहुत छोटा दिख रहा होगा ना कमांड प्रॉम्प्ट, सर कि इतना ठीक है? हाँ जी। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया, ये कमांड याद रखना, WMIC स्पेस मेमोरी चिप MEMORYCHIP स्पेस, मैं स्पेल आउट करता हूँ ताकि आपको पता चले क्या टाइप किया जा रहा है, लिस्ट और स्पेस फुल और एंटर किया। तो देखो DDR1 DDR2 कहीं लिख के आया? हम्म, एक स्लॉट यूज किया जा रहा है और एक स्लॉट आपका क्या है, फ्री है। फॉर्म फैक्टर यहाँ से भी 12 का आ रहा है और सर 32 सब FSD जगह का। वही FSB से ही पता लग रहा है कि DDR3 है या DDR4 है, अदरवाइज कोई एज सच कोई मेंशन नहीं आ रहा है कहीं पर भी कि DDR3 DDR। DDR2 ऐसे लिख के, हाँ राइट? ऐसे करके मेंशन नहीं आ रहा, वो हाँ वी हैव टू चेक विद द स्पीड ओनली। ओके ओके। स्पीड याद रखनी पड़ेगी और उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि कौन हाँ सा है। स्पीड, वोल्टेज, ओके, वोल्टेज, यस 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 पिंच। यस यस सर। तो ये, तो यहाँ पे भी देखो, अब इससे, इस कमांड से आगे हम लोग क्या ट्राई कर सकते हैं, मैंने पूरी लिस्ट निकाल के देखा, तो अगर लिखना होता तो यहाँ पे लिख देता, राइट? तो ऐसा डब्ल्यू कोई, एम आई सी डब्ल्यू हाँ एम आई सी मेमोरी चिप से भी काफी सारी डिटेल्स आ रही हैं। अच्छा, पूरी चिप्स की डिटेल्स आ रही होगी हाँ आपके। मेमोरी चिप से बहुत सारी डिटेल आ रही है, वो फिर पढ़ना और समझना वाली बात है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, बट ये इतना बड़ा इशू नहीं है, आपको ज्यादा वो नहीं है, यस बस यस। आपको रैम निकालना है, रैम को देखना है कौन सा है, वही मार्केट से आपको एज अ हार्डवेयर इंजीनियर अगर काम करेंगे तो लगा यस देना। सर। वैसे भी आ, हमें नहीं लगता कोई भी कि ये एक टफ टास्क होगा, आसानी से आप जी सर। सेम रिप्लेस कर सकते हैं। और आप अगर रैम को चेंज करना चाहते हैं या जो भी है प्रिकॉशंस, मैं इसका एक हार्डवेयर से रिलेटेड पूरा डेडिकेटेड लाइव वीडियो शूट करके आपके बैच एंड होने तक पूरा एक मशीन का असेंबलिंग बहुत अच्छे तरीके से नए मशीन के साथ मैं भी करके दिखा दूं, और वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर, राइट? तो कभी भी उससे ओके देखकर सर। आप वो कर सकते हैं। ओके, तो ये तरीका है कुछ, इन सब कमांड्स को आप याद सर रखेंगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, इसी में मैं कहीं पर हॉट स्वैपेबल देख रहा था सर, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिएगा, हॉट स्वैपेबल लिखा आ रहा है। कहाँ पे था? यहीं कहीं था हॉट स्वैपेबल। ये हॉट ये स्वैपेबल रहा, ये फॉर्म रहा सर। नीचे, ये सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये इसको हम मतलब चलती मशीन में चेंज कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे कोई अभी डिटेल नहीं आ रहा है ना, ओके ओके मतलब ओके, ये अगर मतलब ऐस, वैल्यू हाँ कुछ होती तो उससे हम समझ सकते थे। ओके हाँ, कि कोई कोई ऐसा भी स्लॉट है जो कि हमारे इसको सपोर्ट कर रहा है, राइट? जी सर। और फॉर्म फैक्टर 12 मतलब फॉर्म फैक्टर का क्या रोल रहता है सर, फॉर्म फैक्टर? ये DDR4 में फॉर्म फैक्टर 12 दिखा रहा है, इसका कोई ज्यादा वो नहीं है आइडिया कि ये फॉर्म ओके फैक्टर सर। क्या होता है। मेमोरी फॉर्म फैक्टर या कुछ चिप का फॉर्म फैक्टर होगा, कि ये चिपसेट ऑलराइट सर। लेवल पे जब, हाँ जब चीजें देखेंगे तो ऑलराइट वो सर, नो पता चलेगा। प्रॉब्लम। ऑलराइट सर, नो ओके, प्रॉब्लम, थैंक। तो हॉट स्वैपेबल यहाँ पे अगर 0 1 2 ऐसे कुछ भी आता तो इसका मतलब ये होता है कि हमें एक ऐसा स्लॉट या कुछ ऐसा वहां पे है जो कि हम रनिंग कंडीशन में लाइक सर्वर है ना यूज कर सकते हैं, जो कि सर्वर में ये सब चीजें इनेबल रहती है ना। ओके, डिवाइस लोकेटर मेमोरी टाइप, हाँ यही मेरे पे भी आ रहा है जो आपने भेजा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ये 2 3 तरीका है, आप इससे पता कर लेंगे। एंड रोम जो होता है, ये हम लोग मदरबोर्ड पे आसानी से पता कर सकते हैं। लेट मी शो रोम के बारे में।
देखो, चाहे आपका हार्ड डिस्क है, कोई भी ऐसा पीसीबी नहीं जिसपे रोम ना इंस्टॉल किया जाता हो। देख रहे हो, रोम इस तरीके से होता है। ये आपका रोम है मदरबोर्ड पर। मेमोरी पर भी इतने सारे रैम रोम लगे होते हैं। यहाँ पे भी आपके रैम रैम रोम है, ये रोम है। और मदरबोर्ड पे कोई मदरबोर्ड, रोम मेमोरी ऑन, ऐसा कोई इमेज मिले जो कि हम लोग पहचाने मदरबोर्ड पे। यहाँ पे देखो एक हाईलाइटेड है, रोम है ना। अभी मैं बता रहा हूँ इसका फंक्शन क्या है। यहाँ पर भी देखो, जो हमने सेम ऐसे ही कुछ लिखा था, तो यहाँ पे आपका लिखा नहीं है, तो यहाँ पे में भी देखिए ऐसे मेमोरी होता है, इधर होगा या तो फिर सेकंड वाली इमेज में सर्कल कर रखा है सर। हाँ, इस मतलब इस तरीके से आप पहचानेंगे। और इससे क्या क्या होता है मैं दिखाता हूँ। रोम उस पे लिखा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। मेगा ट्रेंड वगैरह और ये सारी कंपनियां बनाती है, मेगा ट्रेंड है, अमेरिकन मेगा ट्रेंड है, असस है ना। और ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। पुराना मदरबोर्ड नहीं जाना है मुझे। नए मदरबोर्ड पे देखो, यहाँ पे भी रोम है, राइट। ऐसे करके होता है। और एग्जैक्टली इसको आप यहाँ से, ये रोम का डायग्राम है। तो इस रोम को दो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, क्योंकि ये पहले जब बनाया गया था तो ये परमानेंटली डेटा स्टोर करता था, जिसमें डेटा डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं था। ये क्लियर हुआ सबको। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसमें अगर एक बार प्रोग्राम कर दिया गया तो ये आपके डेटा को डिलीट नहीं करने देगा दोबारा। तो इसको अपग्रेड करके इसको प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ये सारी मेमोरी डिजाइन किया गया। रोम जो होता है ये फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए होता है। अब आप लोगों को जो भी आपका बायोस, बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेट मतलब सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, ये बहुत अच्छी चीज मैं बता रहा हूँ समझे, आपके कंप्यूटर सिस्टम पे बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट, आईसी चिप और बहुत सारी चीजें लगी होती हैं आउटसाइड से डिस्प्ले मतलब इनपुट देने के लिए, है ना। बहुत सारे ऐसे कीबोर्ड, माउस, माइक, बहुत सारे होते हैं कंपोनेंट्स डिस्प्ले के लिए, प्रिंटर के लिए, है ना। डेटा ट्रांसफर करने के लिए, आउटपुट के लिए बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। हार्ड डिस्क लगा होता है, रैम लगा होता है। इन सभी कंपोनेंट्स को, सारे हार्डवेयर को ऑपरेट करने का काम कौन करता है आपका, या मैनेज करने का काम कौन करता है, बायोस करता है। आप जो विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11 कुछ भी ऐसे यूज कर रहे हो, ये आपका सेकेंडरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये, सेकेंडरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिना विंडोज 7 या 10 के आप चाहो तो अपने कंप्यूटर सिस्टम के बायोस यानी कि प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करके उसमें काम कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें ऑफिस चला सकते हो, बट प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम एटलीस्ट ऑन होगा। लेकिन अगर आपका बायोस यानी कि रोम अगर डेड हो गया, ये मेमोरी काम करना बंद कर दी, तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, डेड, ऑन ही नहीं होगा। क्लियर हुआ। तो आपका जो प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि फर्मवेयर, आपने मोबाइल में सुना होगा कि मोबाइल आपका क्या होता है कि जब काम कर रहा होता है, या जब तक काम कर रहा था इज ओके, बट कभी कभी उसमें अनवांटेड सॉफ्टवेयर या रूट करते समय वो दुकान वाला या जहां कहीं भी आप ऐसा कराते होंगे, कभी आपके सामने अगर ऐसा केस आया तो बोलता है कि इसमें नया सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा क्योंकि सही से चल नहीं रहा है, कुछ भी है, नया डिवाइस है, कुछ भी। तो आप बाहर जब जाते हो तो बोलता है कि ठीक है मैं इसमें नया सॉफ्टवेयर अपडेट तो करूंगा, लेकिन उस समय ये डेड हो सकता है। ऐसा वो पहले ही बोल देता है, उसकी कोई गारंटी हमारी नहीं है। ऐसा कभी सुना आप लोगों ने, फ्लैश कराते समय या मेमोरी को रिफ्रेश करते समय या उसके अंदर दोबारा से लोड करते समय फर्मवेयर को? तो फर्मवेयर एक ऐसा चिप, मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है। अगर इस मेमोरी को जो फर्मवेयर, जो वर्जन, जैसा कंपेटेबल फर्मवेयर चाहिए नहीं मिला, तो ये दोबारा से क्या कर देगा, उसको पूरी तरीके से डेड कर देगा। मतलब वो उसको रन नहीं करेगा और वो मशीन पूरी तरीके से डेड हो जाएगी।
मे बी बाई चांस उसका सेम दोबारा आप डाउनलोड करें, उसको फ्लैश करें, उसको इंस्टॉल करें तो चल जाए, अदरवाइज आपको दूसरा बायोस यानी दूसरा रोम आपको अपडेट करना पड़ेगा। मार्केट में इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट 1400, 1500, 1600 या 2000 रुपए तक चार्ज करते हैं लोग, लेकिन ये 7-8-10 रुपए के आसपास इसका ओरिजिनल कॉस्ट अगर आप देखेंगे ऐसे मिल जाएगा। 300-400 रुपए में भी कहीं पे मिल जाएगा। अगर खुद आप रिपेयर करना चाहते हैं तो इस मेमोरी को यूज कर सकते हैं, राइट। बस ये आसानी से रिपेयर और इससे नहीं होता, इसमें एसएमडी टेक्नोलॉजी और उसके पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा कि कितना हार्ड गन और ये सारी चीजें हमें हीट करना है, कैसे क्या करना है, बहुत सारी चीजें। आप में से किसी ने चिप लेवल का कोर्स किया है कभी, तो उनको ये आइडिया होगा कि कैसे इसको रिप्लेस करते हैं सब। तो ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि जो बायोस होता है या रोम के अंदर इंस्टॉल किया जाता है फर्मवेयर, और ये अगर मेमोरी हमारा डेड हो गया तो हमारा सिस्टम बूट ही नहीं होगा, ऑन ही नहीं होगा, पावर बूट ही नहीं करेगा। और अगर हमारा सेकेंडरी यानी कि विंडोज 7, 8, 10 अगर डेड हो गया, वो है ही नहीं, तब भी आपकी मशीन बायोस सब कुछ ओपन होगा और काम करेगा। तो रोम का काम क्या होता है? रोम का काम क्या होता है कि जैसे ही आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो तो बायोस क्या करता है आपका, यानी फर्मवेयर आपका क्या करता है, आपकी हार्ड डिस्क को चेक करेगा, आपके रैम को चेक करेगा, आपके जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको चेक करेगा, जितने भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट हैं उन सबको चेक करेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा। उसके बाद आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करवाएगा। इन केस इसको लगता है कि हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रहा है, रैम डिटेक्ट नहीं कर रहा है या बग आ गया है, कुछ भी ऐसे है, तो हमें एक रिपोर्ट ये जनरेट करके दे देगा ब्लैक स्क्रीन पर, HDD नॉट कनेक्टेड या स्टोरेज मीडिया नॉट फाउंड, है ना, कीबोर्ड माउस नॉट कनेक्टेड, ऐसे करके आपने एरर देखा होगा ब्लैक स्क्रीन पर। तो वो क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस चलता है इसके अंदर जिसको बोला जाता है पोस्ट चेकिंग। क्या बोला जाता है? पोस्ट चेकिंग। बायोस यानी कि इसी मेमोरी के अंदर ये फर्मवेयर इंस्टॉल होता है और यही मेमोरी इसको चेक करने का काम करवाता है विद द हेल्प ऑफ फर्मवेयर। और फर्मवेयर पोस्ट चेकिंग में कंप्लीट हार्डवेयर कंपोनेंट को जो उसके कंप्यूटर सिस्टम उस मदरबोर्ड पे लगा उसको चेक कर लेता है और एक रिपोर्ट दे देता है। सब कुछ अगर उसको ओके लगता है तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना स्टार्ट कर देता है। इन केस अगर आपका रैम थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम कर रहा है, बूट कर सकता है तो कर देगा, अदरवाइज फिर से वो ब्लैक स्क्रीन पे लिख देगा फिजिकल मेमोरी डंप एरर, बग इशू, ब्लू स्क्रीन देगा, रिपेयरिंग मोड ऑन करने लगेगा, ऐसा कुछ आएगा। तो धीरे धीरे करके हम लोग इन सब ट्रबल शूटिंग पे डिस्कस करेंगे। तो ये मेमोरी सबसे पहले वन टाइम प्रोग्राम किया जाता था। तो उस समय डिवाइस अगर आपकी डेड हो गई तो फिर डेड हो गया, उसको रिप्लेस करने पर ही होता था। बट आज के समय पर रीराइट किया जा सकता है क्योंकि रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आता है, इसके अंदर प्रोग्राम को रीराइट भी किया जाता था। उसके बाद आपका आ जाता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, अल्ट्रा वायलेट रेज के कॉन्सेप्ट मतलब संपर्क में या कि उसके इंटरफेस में लेकर इस मेमोरी को क्या किया जाता है, इसके अंदर के प्रोग्राम को इरेज कर लिया जाता है और उसको क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है या अपग्रेड किया जाता है या तो फिर रीफ्लैश किया जाता है। आपने देखा होगा आप जब नया मॉडेम खरीदते हो आजकल, या आप में से जितने लोग भी नेटवर्किंग के डिवाइसेस पर काम किए होंगे लाइक टी लिंक मॉडेम, टीपी लिंक के मॉडेम पर ऐसे कुछ भी, तो आपको उसमें एक ऑप्शन मिलता होगा फर्मवेयर का। फर्मवेयर का आप अपने मोबाइल में भी फर्मवेयर अपग्रेड करते हो आज के समय पर, अपडेट का ऑप्शन मिलता है सर, अपडेट है ना? फर्मवेयर। यस। यस सर। अपडेट में तो आपको इंटरनल अपडेट मिलेगा, बट अपग्रेड में आपका पूरा पुराना डिलीट होता है और नया फर्मवेयर उस पे आ जाता है ना? प्रिंटर भी आता है सर। हाँ, प्रिंटर में, Yes, मॉडेम sir. में, इन सब में। तो ये क्यों आता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ये एडवांस टेक्निक होने की वजह से पहले कोई भी अपडेट हमें नहीं मिलता था, जो चल रहा है वो चल ही रहा है। आपने कभी देखा है नोकिया 1100 के फोन में अपडेट आया है? नहीं ना? लेकिन नहीं आपने स्मार्टफोन में देखा है कि अपडेट आया जब से टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ है। तो ये सब इन्हीं सब चिपसेट का और इन्हीं सब चिप के टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है। आगे कुछ और हो सकता है। बाकी स्टोरेज मीडिया में आपका आ जाता है हार्ड डिस्क, SSD, OD, USB, मल्टीमीडिया कार्ड। SSD कुछ इस तरीके से होता है, ये आज भी यूज किया जाता है। CD DVD जो होता है ये आज भी यूज किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डीप बता दूं, बाकी इसके बारे में आप जानते ही हैं सभी को। ये कौन सा स्टोरेज है? SSD किस स्लॉट पर इंस्टॉल होता है? NVMe 2 स्लॉट पर।
यस M.2 है ना, NVMe slot, राइट। ये हमारा CD DVD है। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कितना MB का डेटा इसमें स्टोर होता था? 700 MB का। 700 MB। DVD में कितना मैक्सिमम होता है? 1.5 GB का। 17.5, आई थिंक 18 GB तक का डेटा स्टोर करता है, क्योंकि DVD 4 तक आता है। DVD 1 में आता है 4.7 GB एंड DVD 2 में आई थिंक आता है 8, ऐसे ही करके बढ़ता चला जाता है। DVD 4 में 17.5, आई थिंक 18 GB तक का स्पेस मिलेगा। मैं ये सर्च करके कंफर्म कर देता हूँ, कहीं अगर पूछ दे तो बता सकें। DVD 4 स्टोरेज कैपेसिटी, कितना है? 15.9। 8 घंटे का वो रखेगा। 15.9 है, मैंने कितना लिखा अभी? 18 GB। तो मे भी ये डेटा तो नहीं ऐसा है, गलत है। एक बार दूसरा देखते हैं। DVD 18 15.9 GB की कैपेसिटी में आ रहा है। ओके, DVD 18 करके नेम है, और इसमें आपको जो डेटा देखने को मिलेगा वो 15.9 यानी कि 16 GB ऑफ डेटा देखने को मिलेगा। और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 17.08 लिखा है ना, 17 GB डेटा। वही मैंने कहा कि हम लोगों ने जब पढ़ा था इसको 2012 के आसपास, तो ये 18 GB डेटा, 17.5 था, 18 GB। एक जगह मुझे 18 GB मिला। यहाँ पे 30 GB तक आ रहा है ड्यूअल लेयर। अगर मतलब दोनों साइड जिसमें स्टोर होगा वो तो डबल हो ही जाएगा। तो अभी क्या इसका कंफर्मेशन निकालें? 18 GB तक का DDR18 मतलब वो DVD 18 में आपका क्या होता है? 18 GB तक का डेटा स्टोर होता है। इतना याद रखना कि मैक्सिमम 18 GB आप बोलना। ओके, कहीं पर भी अगर पूछा जाता है 15.9 16 GB टू ले, या तो बोल सकते हो 16 GB टू 18 GB। ओके, एक मिनट, मैं थोड़ा सा इस पे और देखना चाहता हूँ कुछ। 17 GB, हाँ जी, आप 18 GB बोलना है। ओके, क्लियर है? तो ये 18 GB तक का डेटा स्टोर करता है। इसी DVD का एक एडवांस मतलब कि कॉम्पैक्ट डिस्क में आ जाता है, जिसको बोला जाता है DVD के आगे क्या बोला जाता है? स्टोरेज ये भी है, BD, ब्लूरे डिस्क। ये 4K और इतने हैवी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें कितना मैक्सिमम कैपेसिटी होता है? हाई क्वालिटी वीडियो वगैरह, 4K वगैरह वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए, गेमिंग डेटा को रखने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें 50 GB तक के डेटा को स्टोर किया जाता है एक DVD में, मतलब एक BD में। ये भी आप कहा जाता है सिंगल लेयर, यानी कि सिंगल लेयर एंड डुअल लेयर। अगर डुअल लेयर है, सिंगल लेयर है तो 25 GB का आता है, डुअल लेयर है तो आपका वही जस्ट डबल हो जाएगा। क्लियर है? अगर DVD में भी सिंगल लेयर है स्टोर करने के लिए 4.7 GB, और डुअल लेयर पे यही सेम आ जाता है, तो आपको इसका जस्ट डबल कर देना है। वो तो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे आपको 50 GB तक का ब्लूरे डिस्क मिल जाता है डेटा स्टोर करने के लिए। कभी अगर कहीं इंटरव्यू या कहीं पूछा जाए तो एडिशनल ये आप अपने दिमाग में थोड़ा रखेंगे। बाकी ये मेमोरी कार्ड वगैरह TB तक में अभी आने लगा है, और ये सारी चीजें। तो आई थिंक आपको मेमोरी के बारे में पता चल गया होगा, और इसको देख लेंगे। फिर कल हम लोग इसके USB टाइप्स और वर्जन को पढ़ते हैं। ओके,
ओके सर। मेरा एक क्वेश्चन था हाँ बताएं। सर, ये मतलब आप जो रैम में अगर ट्रबल शूटिंग की जो आप डिटेक्ट करने की बात कर रहे थे, उसमें कुछ बीप का भी वो मतलब था ना कि हाँ, कुछ 2 बीप से साउंड 3 साउंड है ना, 2 हाँ, साउंड तो 3 वो साउंड पे होता है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो आजकल के मदरबोर्ड में वो वाली चीज नहीं आ रही है, बीप वाला फीचर? मतलब हाँ, मुझे अब आइडिया नहीं नहीं, मैं आता पूछ है, रहा हूँ आपसे। अब जब वो नहीं पुराने आता है। जो पुराने मदरबोर्ड और सीपीयूज के साथ शायद वो बीप से आइडेंटिफाई करते थे, अब वो हाँ, या तो क्योंकि डिस्प्ले चला जाता है या फिर वो एरर दे हाँ, देता है। क्योंकि आज के जो मदरबोर्ड है उसमें जो वज्र करके एक डिवाइस आती थी, है ना, बहुत पुराना ये वो है टेक्नोलॉजी। जी। तो जो बजर बीप होता था ना, उसको मतलब उस सीटी को ही बजर बीप बोला जाता था, ऐसे ही हम लोग बोलते थे उस समय। ओके। तो उस मतलब छोटा सा ऐसे मैं दिखाता हूँ, मे बी ये इंटरनेट पर तो देखने को इमेज मिल जाएगा, सबको आइडिया लग जाएगा। आज के मदरबोर्ड में ये चीज वहां पे इंस्टॉल नहीं होती है, इसलिए वहां पे कोई बीप का बीप आवाज नहीं आता, बीप नहीं आती है। वो ओके। विशिल नहीं लगी होती है, बस इतना समझो। अब ओके। बज्र की स्पेलिंग क्या लेगा ये, बी BUDGE, यू डबल जेड BUZZER। BUZZER, ईआर। बीप। इन मदरबोर्ड देखते हैं, इस नेम से कुछ ये डिटेक्ट करके दिखाएगा ऐसे। हाँ जी, आ गया बजर बीप। तो ये अभी नहीं ओके। लगा होता, आप देखेंगे इसी से ओके। टी टी या बीप बीप की आवाज आती थी 3 बार। मतलब कि अगर 2 लॉन्ग बीप 1 शॉर्ट बीप है तो रैम प्रॉब्लम है ना। ओके। ओके। ऐसे ऐसे करके ये बीप था, बट अभी इससे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा सकता, राइट, ओके। सर, क्योंकि एक वो डिस्प्ले का भी इशू रहता है ना कि डिस्प्ले ही नहीं आती है, तो वो भी क्या आजकल के मदरबोर्ड के साथ वो हाँ, चला गया कि वो एरर दे देता है, या वो है अभी मतलब स्टिल नहीं, वो प्रॉब्लम आती है कि डिस्प्ले चली गई? हाँ, अभी मतलब भी वो आपका प्रॉब्लम आपका आती है। आपका जो मतलब मॉनिटर है वो ब्लिंक करेगा, पर इटसेल्फ कोई सीपीयू की डिस्प्ले नहीं आती है। हाँ, तो वो भी रैम की वजह से प्रॉब्लम होती है। पूरा एक चैप्टर मैंने बनाया है इस पर, है ना, ओके। रैम के प्रॉब्लम को लेके, डिस्क के प्रॉब्लम को लेके, बायोस के प्रॉब्लम को लेके, साटा पाटा को लेकर, हर चीज का एक मैंने ट्रबल शूटिंग चैप्टर बनाया है, उसमें हम लोग ट्रबल काफी डीप शूटिंग में चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके हाँ, सर, ऑलराइट सर, ठीक है। ऑलराइट सर, क्योंकि अभी ऑलराइट सर। ट्रबल शूटिंग डालने का मतलब जो बिल्कुल नए वर्ड जिनके लिए है ना ये सब, तो थोड़ा सा वो नहीं होगा मिक्स, और यस सर, अच्छे यस से सर, वो नहीं यस हो सर, पाएगा। तो हम यस थोड़ा सा सर, जब यस सर, नो एक्सपीरियंस हो प्रॉब्लम। जाएगा डिवाइसेस और इसको, तो आगे हम नो अच्छे से प्रॉब्लम। कवर कर पाएंगे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।